हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार और केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है परिश्रम रिलोडेड बैच में। और परिश्रम रिलोडेड बैच का ये मेरा पहला लेक्चर है और आज से मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं। पहले मैं इनऑर्गेनिक कराऊंगा और उसके बाद ऑर्गेनिक और फिजिकल चलेगा, ठीक है? तो ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक शायद ऑर्गेनिक और फिजिकल कहीं कहीं से पढ़ चुके होंगे, इनऑर्गेनिक शायद नहीं पढ़े होंगे। तो मैं एक फ्रेश टच देना चाहता हूँ, एक फ्रेश चैप्टर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद जो आप पढ़ चुके हैं, जो चीज़ें आपने ऑलरेडी कवर कर ली है, उसको भी हम करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। और एक और दूसरा रीज़न ये भी रहा है इनऑर्गेनिक के चैप्टर को स्टार्ट करने का कि इस चैप्टर से आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, थोड़े से एटॉमिक रेडियस, थोड़ा सा आयोनाइजेशन एनर्जी का आइडिया लग जाएगा। तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे बहुत सारी चीज़ों को समझ पाओगे। मतलब इसके चैप्टर्स का यूज, इसके कॉन्सेप्ट का यूज ऑर्गेनिक में भी होगा। तो इस तरह से मैंने प्लान किया है। यहाँ पर पूरे केमिस्ट्री की जिम्मेवारी मेरी ही है। तो मेरे पे छोड़ दो सब कुछ, मैं करा दूंगा, मैं सब कुछ करा दूंगा, अच्छे से करा दूंगा। तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। थोड़ी सी और बात करेंगे आज स्ट्रैटेजी वगैरह की, किस तरह की स्ट्रैटेजी हम लोग अपनाएंगे इस बैच में। तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको एक्टिव रहना है। बहुत सारी चीज़ें मैं डालता हूँ, यहाँ पर पोल्स कराता हूँ। लास्ट ईयर का जो पेपर लीक किया था मैंने, वो भी मैंने यहीं पर डाल रखा था, जिसमें मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन डाले थे और 30 क्वेश्चन में से ही पूरा पेपर आया था। वो पेपर आज भी इसी टेलीग्राम पे पिन करके रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं। आप लास्ट ईयर का पेपर डाउनलोड करिए और मेरा 30 क्वेश्चन डाउनलोड कर लिए, उसका नोट्स यहाँ से डाउनलोड करिए और मैच करके देख लीजिए। आपको पूरा मैच कर जाएगा कि जो क्वेश्चन मैंने दिया था वह एग्जाम में आए। तो ऐसा नहीं कि इस साल भी मैं वैसे ही कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, सिर्फ वही एग्जाम में आएगा। मैं इस साल भी वैसे क्वेश्चन दूंगा जरूर, लेकिन होगा क्या कि सिर्फ मैं वो क्वेश्चन दे दूंगा, आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को रट के चले जाओगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है? रटने से काम नहीं, सीखना पड़ेगा और सिखाने में समय लगेगा, मेहनत लगेगा और उसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको सिखाने आया हूं। मैं आपको उस चीज़ के लिए तैयार करने आया हूं कि अगर जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उससे डिफरेंट क्वेश्चन भी आए तो आप एग्जाम में करके आए, ठीक है? क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, पेपर लीक करते हैं, ऐसी जो भी चीज़ें करते हैं, ये हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे करते हैं। हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं थोड़ी सी और प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है? अब ये जो रिसर्च होती है किस बात पे आधारित होती है कि प्रीवियस ईयर में कैसे पेपर आया था, कैसा क्वेश्चन आया था, उसकी एक एनालिसिस होती है। अब कई बार क्वेश्चन सेटर क्या होता है, मजाक कर देता है हमारे साथ, हमारी फील्डिंग सेट कर देता है कि कहता है नहीं, हमने जो पिछले 10 साल से पूछा, 20 साल से पूछा, हम नहीं पूछ रहे, हम कुछ नया पूछेंगे, हम कुछ अलग पूछते हैं। तो वहां पर फिर जो हम प्रिडिक्ट करके दिए हैं वहां से सवाल नहीं आएगा। उस केस में आप अपने बेसिक को इतना स्ट्रांग रखिए, अपने कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग रखिए कि अगर थोड़ा अलग से भी सवाल आए, बाहर से भी सवाल आए तो आप कर पाए और मैं आप लोगों को उस लेवल का तैयार कर दूंगा। तो पूरी प्लानिंग क्या रहेगी, अगर उस चीज को थोड़ा डिस्कस करें तो आज से हम लोग डीएनए ब्लॉक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको, चूंकि हमारे पास समय कम है, तो हर चैप्टर में कुछ लिमिटेड लेक्चर्स ही मिल रहा है। जैसे इस चैप्टर में भी आप देखेंगे तो 4 से 5 लेक्चर मिल रहा है, ठीक है? 4 से 5 लेक्चर मिल रहा है, ठीक है? अब 4 से 5 लेक्चर में ही हमें हर चीज कवर करना, हर बेसिक को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर बेसिक छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा और समझ में नहीं आएगा तो आप उम्मीद छोड़ देंगे और आप एक उम्मीद लगा के आए हैं। जैसे लास्ट ईयर की अगर आप बात करेंगे तो लास्ट ईयर मेरे बच्चों ने, मतलब 7-8 बच्चों का तो आज भी मेरे पास प्रॉपर उनका मार्कशीट अवेलेबल है और वो मेरे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल है, जिनका केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 आया था, ठीक है? तो आपका भी आएगा, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला बात है कि आपको क्लास नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास नोट्स, ठीक है? जो मैं क्लास में कराने वाला हूं, जो बैच में कराने वाला हूं, वो बहुत जरूरी है, उसको अच्छे से करना है। दूसरा, सीबीएसई का पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू अगर आप नहीं करके जाएंगे तो आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, ठीक है? ये दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको डीपीपी भी मिलेगा, तो क्लास नोट्स एंड डीपीपी कर देते, बट मैं क्लास नोट्स को ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं।
फिर आपको क्लास में मैं जो बीकेटी स्टार दूंगा, बीकेटी स्टार, इसको आपको अच्छे से करना है। फिर इसके बाद जो हम लोग लास्ट में रिवीजन करवाएंगे, हाँ रिवीजन करवाएंगे, इसमें कुछ मैराथन्स भी लूंगा मैं, ठीक है। तो ये जो मैराथन्स होंगे जो रिवीजन कराएंगे एकदम लास्ट तक, जो भी बच्चे लास्ट ईयर 100 आउट ऑफ 100 लाए थे, वो ऐसे बच्चे थे जो जितनी बार भी मैंने पढ़ाया उतनी बार पढ़े थे। माइंड मैप से पढ़े थे, विजेता से पढ़े थे, मैराथन से पढ़े थे, एग्जाम के दिन सुबह 4 बजे भी मेरे से पढ़े थे। जिस क्लास में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं लगा रहा था, बट उसका रिजल्ट ये हुआ था कि 100 आउट ऑफ 100 बहुत सारे बच्चे लेके आए थे। तो जब आप किसी चीज को बार बार रिवीजन करते हो तभी आपका वो हमेशा के लिए अपना बनता है। तो इस चीज को आपको फोकस करना है, इसमें से किसी भी स्टेप को छोड़ना नहीं है। आपने अगर क्लास में अच्छे से पढ़ लिया और बाद में फिर अच्छे से रिवीजन नहीं किया तब भी आपके नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, आपने पीवाईक्यू नहीं किया तब भी आपके नंबर नहीं आएंगे। तो ये कुछ चीजें एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। सबसे जरूरी मैंने क्लास नोट्स को रखा, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स है, क्योंकि क्लास नोट्स में ही मैं आपको ये बीकेटी स्टार भी दूंगा। ये क्या है, विजेंद्र कुमार ट्रिक है। बीकेटी स्टार क्या है, बीकेटी स्टार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो 4 से 5 लेक्चर में हम लोग कैसे करेंगे, तो फर्स्ट लेक्चर जो होगा, फर्स्ट ये मोर और लेस थोड़ा बेसिक पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, ठीक है। सेकेंड लेक्चर की अगर जो बात करिएगा, सेकेंड की बात करिएगा, तो सेकेंड में आपका कॉन्सेप्ट्स जाएगा सेकेंड्स में, और थर्ड आते आते थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन दोनों रहेगा, कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस दोनों रहने वाला है। और अगर फोर्थ लेक्चर की बात करिएगा तो यहां पर आपको फाइनल टच दिया जाएगा, फाइनल टच, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारी प्लानिंग रहेगी जो हम पूरे इस जर्नी को फॉलो करेंगे, ठीक है। आज से पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। पहले लेक्चर में मैं प्लान करके आया हूं कि आपको कुछ बेसिक भी दूंगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी सिखाऊंगा। कोई सारे बच्चे अभी तक नहीं सीखेंगे, और यहां नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, अब नहीं तो कब, अब तो समय ही नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि शुरू के 1-2 लेक्चर की ड्यूरेशन भी थोड़ी ज्यादा हो, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 घंटा पढ़ाया जाए, 1 घंटा 45 मिनट का तो बोला ही गया था, तो 1 घंटा 45 मिनट से ज्यादा 2 घंटा हो जाए, ठीक है। क्योंकि बेसिक करा रहे हैं, अगर बेसिक छोड़ देंगे तो आपको समझने में दिक्कत आएगी, और समझने में दिक्कत आएगी तो आप बैच छोड़ दोगे। बैच आप खरीद चुके हो मुझे पता है, लेकिन खरीद के छोड़ दोगे, और ये मैं नहीं चाहता। आपका पैसा भी लग गया, पढ़ाई भी मत करो, ठीक है, आप किसी और बैच की तलाश में जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। आप मेरे पे भरोसा रखिए, जिस तरह से हर साल बच्चे भरोसा रखते हैं। आई एम नॉट न्यू टू द सीबीएसई बोर्ड पीडब्ल्यू बैचेज, आई एम नॉट न्यू टू द सीबीएसई बोर्ड पीडब्ल्यू बैचेज। मैं सीबीएसई बोर्ड के पीडब्ल्यू के सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के बच्चों को 3 साल से पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप परिश्रम की भी बात करिएगा जो 1.0 है, उसमें मेरा तीसरा साल है, तो 3 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। आपका पहला बोर्ड है, मेरा पहला बोर्ड नहीं है। मैं बोर्ड के बच्चों को कई सालों से पढ़ा रहा हूं। मैं पीडब्ल्यू की बात कर रहा हूं, पीडब्ल्यू में 3 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो 3 सालों में मैंने भयंकर रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। बहुत सारे 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में बच्चे लाए हैं। और अगर आप टारगेट 95 कर रहे हो, 90 कर रहे हो, तो भाई एकदम मस्त रहो। सिर्फ क्लास नोट्स कर लोगे, तुम्हारा 90 तो आ ही जाएगा, क्लास नोट्स से आ जाएगा, ठीक है। चलो तो शुरू किया जाए। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांजिशन मेटल को, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, उसके पहले मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना चाहूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम हल्का सा, ठीक है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हल्का सा मैं आपको कराऊंगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मजा आएगा आपको, ध्यान दीजिए। जैसे होता क्या है कि जब पापा घर आते हैं, ठीक है, और पूछते हैं, पापा घर आते हैं मम्मी से पूछते हैं, ठीक है, क्या कि बाबू कहाँ है, बाबू सो गया क्या, होता है ना। पापा अगर लेट से घर आते पूछते हैं, अरे बाबू कहाँ है, बाबू सो गया क्या, तो मम्मी क्या बोलती है, सो गया सो गया। अच्छा कैसे सो गया, खाना वाना खाया, नहीं पी के सो गया, पी के सो गया। ध्यान दीजिएगा, सो गया सो गया, पी के सो गया, पी के सो गया। पापा पूछे अरे क्या पी के सो गया, दूध पी के सो गया। समझ रहे, सो गया, पी के सो गया, पी के सो गया, दूध पी के सो गया।
इसके आगे भी है, बट इतने से ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको यह ध्यान रखना है कि एस की शुरुआत 1 से होती है, पी की शुरुआत 2 से होती है, डी की शुरुआत 3 से होती है, एफ की शुरुआत 4 से होती है। ठीक है, तो आप लिखना शुरू करिए। एस में 1 2 3 4 5। अब आइए, पी की शुरुआत कहां से हो रही है, 2 से, तो 2 3 आगे बढ़ रहा है 4। अच्छा, डी की शुरुआत कहां से हो रही है, 3 से, तो 3, इसके आगे की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका काम यहीं तक हो जाएगा। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है वो यहां से खत्म हो जाती है। इसके बाद की सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो बता दूं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, और जो रिक्वायर्ड नहीं है वो बता के मैं आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालूंगा। तो इजी है, सो गया, पी के सो गया, दूध पी के सो गया। ठीक है, चलिए, तो अब ये आपको पता चल चुका है। अब इतना आपको उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। मेरे लिए तो यहीं तक इंपॉर्टेंट है, 4p6, 5s2, इसके आगे जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इसके आगे जरूरत भी नहीं है, सिर्फ यहीं तक जरूरत है। ठीक है, अब आइए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो हमारे 3D सीरीज को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। 3D सीरीज क्या होता है अभी देख लेंगे, थोड़ा सा ट्रांजिशन एलिमेंट का इंट्रोडक्शन, अभी बस आपको मैं याद करवा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, सुनो तुम तो ट्रिक क्या है, इसको याद करिए। सुनो तुम बियाह, सुनो तुम बियाह कर लो मुझसे, सुनो तुम ब्याह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो तुम ब्याह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। मतलब डी ब्लॉक की शुरुआत होती है 3D सीरीज से, दैट इज स्कैंडियम से। इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, 22, 23, 24, 25, 26, और ये आपको याद होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। 27, 28, 29, 30। और इन्हीं सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें सीखना है, इन्हीं सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आना चाहिए, तभी हम ये चैप्टर पढ़ पाएंगे, तभी ये चैप्टर हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप एटॉमिक नंबर एकदम आपको पट से याद होना चाहिए। अच्छा, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, ये याद नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूं आपको, केमिस्ट्री में नंबर नहीं आएंगे, ये याद करना पड़ेगा, विश्वास मानिए। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ध्यान दीजिएगा, किससे कर रहे हैं, स्कैंडियम से। 21 होता है, तो लिखना शुरू करिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। सर इतना लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, मैं आपको टिप्स देता हूं, ध्यान दीजिएगा, टिप्स देता हूं मैं। इतना तक इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स आर्गन के होते हैं। तो आप रेफरेंस में आर्गन इनर्ट गैस होता है, नोबल गैस, उसको रख सकते हैं। आर्गन आप लिखिए, यहां तक तो आर्गन हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, 4s2, 3d1। तो बड़ा ही सिंपल तरीका देता हूं, जैसे यहां पे स्कैंडियम था, 21 था, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s2, इतना तो कॉमन रहेगा सब में, और यहां 21 है तो 3d1 आएगा। ठीक है, फिर टाइटेनियम 22 है, तो ध्यान देना, आर्गन क्या होगा, आर्गन 4s2, 3d2 आएगा, क्योंकि यहां 2 है तो यहां 2 है। फिर देखिए वेनेडियम 23 है, तो क्या आएगा, आर्गन 4s2, 3d3 है। 3 क्यों आया, क्योंकि यहां 3 था तो यहां 3 आएगा, ऐसे आपको समझना है। मतलब सभी में 4s2 आएगा, फिर 3d आएगा, ऐसे डायरेक्ट रटिए, डायरेक्ट याद करिए। तो यहां 1 था तो 1, 2 था तो 2, 3 था तो 3। क्लियर, आपको कमेंट में बताते भी रहना, हाँ सर ये क्लियर हो गया, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। चलिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब आएगा क्रोमियम Cr, इसका होता है 25,
तो आप लॉजिकली क्या लिखेंगे, जो अभी तक ट्रेंड वाइज क्या लिखेंगे, 4s2 3d4, क्योंकि यहां 4 है तो यहां 4, बट ये गलत हो जाएगा। यहां पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है, तो 4s1 3d5 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब यहां पर एक और चीज जान लीजिए कि डी में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल को एक डब्बे से दिखाया जाता है। देखिए, एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 1 5 डब्बा, 5 डब्बा मतलब 5 ऑर्बिटल। तो डी में टोटल एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो डी में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 10 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो अगर 10 का आधा 3d5 क्या हाफ हो गया ना, तो 3d5 को हम लोग ऐसे दिखाते, 1 2 3 4 5, तो 3d5 को बोला जाता है हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? आप देखिए, एक को उड़ा दीजिए, 3d4 कर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? ये डिसिमिलर आपको नहीं दिख रहा है, ये 4 एक जैसे हैं, एक अकेला है। अभी क्या है, सब सिमेट्रिकल दिख रहा है। इससे क्या होता है, सब एक दूसरे के प्लेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं? ये वाला उठ के यहां जा सकता है, और ये वाला उठ के यहां आ सकता है। ठीक है, ये वाला यहां जा सकता है, ये वाला उठ के यहां आ सकता है, ये वाला यहां, ये वाला ये वाला यहां। तो ये जो डिफरेंट एक्सचेंजेज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, इस एक्सचेंज की वजह से, जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन हूं, तो मैं उठ के यहां गया, यहां वाला यहां आया, यहां वाला यहां गया, यहां वाला यहां आया। तो ये जो डिफरेंट एक्सचेंजेज हो रहे हैं, इस एक्सचेंज की वजह से क्या हो रहा है, जैसे मैं अगर यहां से वहां से यहां जा रहा हूं, तो मैं अपनी एनर्जी खर्च कर रहा हूं, लूज कर रहा हूं। तो जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां से यहां जाएगा, ये उठ के यहां से आएगा, यहां जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो इसमें क्या आएगा, स्टेबिलिटी आएगा। तो ये यहां पर सिमिलर होने की वजह से एक्सचेंज एनर्जी क्या, एक्सचेंज करने में जो एनर्जी खर्च होती है, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी 3d5 में विद रिस्पेक्ट टू 3d4। क्यों? 3d4 में क्या दिक्कत है, 3d4 में यह दिक्कत है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां कैसे जाएगा, यहां तो कोई है ही नहीं, तो यहां पर एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा, तो कुछ एक्सचेंज कम हो गया। जब ये भी यहां नहीं जा पाएगा, यहां एक रहता तो ये यहां जाता, यहां आता, तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो एक्सचेंज एनर्जी कम हो जाएगी। तो एक्सचेंज एनर्जी कम होने की वजह से ही 3d4 इज लेस स्टेबल देन 3d5। तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि 3d5 ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये हाफ फील्ड होता है। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड होता है। इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, एंड दैट इज 4s2 3d4 नहीं होके 5 हो जाता है। 4s2 3d4 ना होके क्या हो जाता है, 3d5 हो जाता है। नेक्स्ट, अब क्रोमियम के बाद आएगा मैग्नीज का होता है 25। तो मैं आर्गन नहीं लिखता हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप मान लो मैं छोड़ रहा हूं उसको। तो देखिए 4s2 3d5 नो एक्सेप्शन। फिर कोबाल्ट 26। अब कल को ना धीरे धीरे ये इतना ज्यादा यूज होगा कि मैं जैसे ही बोलूंगा कोबाल्ट 3+, जैसे ही बोलूंगा कोबाल्ट 3+ या आयरन 3+, तो आपको आयरन का तुरंत समझ में आना चाहिए, तुरंत ही क्लियर होना चाहिए कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, और 26 का मतलब होता है 4s2 3d6। आपको 4s2 3d6 पता रहेगा तभी तो आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में निकालना सिखाऊंगा। फिर आएगा कोबाल्ट 27। तो देखिए क्या होगा, 4s2 3d7। फिर क्या होगा, निकल 28। ये क्या होगा, 4s2 3d8। अब यहां आएगा कॉपर 29। ये क्या होगा, ये 4s1 3d10 होगा, यहां 3d9 नहीं होगा, ये भी एक्सेप्शन है, क्योंकि 3d10 होने पर ये फुल्ली फिल्ड हो रहा है, और फुल्ली फिल्ड इज मोर स्टेबल, अगेन विद द सेम रीजन कि सब में अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो सारे सिमिलर रहेंगे, तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है। देन वी हैव जिंक 30, और ये होगा 4s2 3d10। अब एक चीज सीखिए, एक बीकेटी आपको दे रहा हूं यहां पे। देखिए बीकेटी क्या है, दिस इज माई क्रिएशन ऑलमोस्ट, कि मैंने कुछ सोचा, मैंने कुछ बनाया। बीकेटी स्टार जहां लगाऊंगा उसका मतलब होगा कि वो इंपॉर्टेंट है, दैट नेसेसरी नहीं कि मैंने कुछ बनाया है, लेकिन स्टार लगा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो बीकेटी क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन
हमेशा लास्ट सेल से निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकाला जाता है? लास्ट सेल से निकाला जाता है। क्या मतलब? जैसे आपको बनाना है, बनाना मतलब केला नहीं, वो वाला बनाना नहीं, आपको बनाना है Fe+2। तो Fe+2 कैसे बनेगा? पहले तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि Fe+2 का मतलब है कि Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। तो Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तब जाके Fe+2 बनेगा। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6। अब आपको क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लास्ट सेल से निकाला जाता है। तो आप बताइए, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? लास्ट सेल कौन है? 4 या 3? तो अगर मैं काउंटिंग करूं 1 2 3 4, तो 4 लास्ट है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 4 से निकलेगा, यहां से निकलेगा। तो क्या हो जाएगा ये 4s0, s का इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, 3d6 आ जाएगा। तो आपको ये याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन पहले s से निकाला जाता है, s का खत्म हो जाएगा तब हम लोग d का निकालेंगे, d से निकालेंगे। तो यहां से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना भी सीख लिया। अब आइए, अब जानते हैं ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं। तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और धीरे धीरे आता रहेगा। चलिए, आप चाहे तो मैं आपको थोड़े और एग्जांपल्स करा देता हूं। उसके पहले जैसे आपको कोई बोले कोबाल्ट 3+ का निकालिए, तो कैसे बनेगा? कोबाल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के बनेगा कोबाल्ट 3+। तो इसका 27 होता है, ठीक है। तो ये होगा 4s2 3d7। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल, 2 यहां से निकलेगा, पहले तो इलेक्ट्रॉन s से ही निकलेगा, 4 से निकलेगा, फिर d से निकलेगा। तो ये हो जाएगा 4s0, 2 निकल चुका है, 3d6। 4s0 3d6। समझ गए क्या हो गया? 4s0 3d6। ओके। अब जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कॉपर प्लस का निकालिए, तो कॉपर का आपने क्या देखा? 4s1 3d10, एक्सेप्शनल केस। तो कॉपर प्लस का क्या होगा? एक निकल जाएगा यहां से, ये निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 4s0 3d10। ये हो गया कॉपर प्लस का, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए Cr+3 का बताइए कैसे निकलेगा? Cr+3 का जल्दी से, तो Cr का आपको पता है 24 होता है, मतलब यहां एक्सेप्शनल केस है 4s1 3d5। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, एक यहां से, 2 यहां से, 4s0 3d3। समझ रहे हैं? अच्छा, और देखिए, और एक आधी एग्जांपल देख लीजिए जो फेमस है, जो पूछा जाता है। जैसे मैग्नीज +2 का निकालना है, तो मैग्नीज का आपको पता है 25, 4s2 3d5, ठीक है। ये रिलोडेड बैच है, प्योर कंटेंट बैच होगा, कंटेंट हेवी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, प्रैक्टिस खूब होगा, ठीक है। क्योंकि आप उस समय पे आ चुके हैं अब कि आप प्रैक्टिस का समय, हर चीज में प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? 4s0 3d5 बन जाएगा। समझ गए? चलिए, और एग्जांपल्स जो पूछे जाते हैं मैं वही ज्यादा करा रहा हूं आपको, जो ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आयरन +3 भी खूब पूछा जाता है। तो आयरन का भी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, क्या होगा? 4s2 3d6। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कहां से निकलेगा? 2 यहां से, एक यहां से, 4s0 3d5। देखिए हाफ फील्ड आ चुका है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे फोकस रखना है। अब हम लोग जानते हैं ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं। देखिए, लगभग 25 मिनट का समय मैंने लगाया आपको क्या समझाने में? आपको बेसिक समझाने में, ठीक है। तो जो मैंने वादा किया था आपको बैच लॉन्च के समय, वो निभा रहा हूं मैं, और आगे भी निभाऊंगा। जो मैंने बोल दिया वो मैं करूंगा, ठीक है। तो समझते हैं कि ट्रांजिशन मेटल, जिस नहीं तो मैं डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकता था। ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल क्या होता है? तो ट्रांजिशन मेटल हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इन्हें ही क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। लेकिन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते हैं। कैसे डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, चलिए समझते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। मतलब क्या है? डी इनकम्प्लीटली फिल्ड का क्या मतलब? डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10। तो अगर D10 रहे तो इसे बोलते हैं
कंप्लीटली फिल्ड। D10 को क्या बोलते हैं? D10 इज नोन एज कंप्लीटली फिल्ड। तो D1 से 9 को बोलेंगे इनकम्प्लीटली फिल्ड, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं है। कहां? आइदर इन ग्राउंड स्टेट, या तो ग्राउंड स्टेट में और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जहां पर ऐसा कंडीशन पाया जाएगा उसे ट्रांजिशन मेटल कहेंगे। अब ग्राउंड स्टेट क्या होगा? मतलब जिस स्टेट, न्यूट्रल स्टेट, जहां हमने मेटल से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे, अभी नहीं पता है, समझ जाएंगे जब जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, एक्सेप्ट ZnCdHg आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। जान CD देख रही होगी, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों भाई? क्योंकि जब Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आता है 4s2 3d10। 3d10 का मतलब कंप्लीटली फिल्ड। तो ग्राउंड स्टेट में भी कंप्लीटली फिल्ड है और इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। तो जब ये +2 में जाएगा तब भी S का इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s0 3d10 ही आएगा। तो अभी भी D पूरा भरा हुआ है। जो आपका कॉपर AgAu है, इनको क्वाइनेज मेटल कहा जाता है क्योंकि इनसे क्या बनता है? क्वाइन बनता है, एंड दे आर ट्रांजिशन मेटल। ये ट्रांजिशन मेटल होते हैं। अब कोई पूछेगा क्यों भाई? कॉपर का तो 4s1 3d10 होता है, तो ये तो कंप्लीटली फिल्ड है जनाब, तो ये ट्रांजिशन मेटल कैसे हुआ? तो ग्राउंड स्टेट में तो कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन जब ये +2 में जाता है, जो इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, क्यों होता है बाद में पढ़ेंगे, अभी बस जान लीजिए कि +2 कॉपर का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये हो जाएगा 4s0 3d9। तो ये हो जाता है आपका इनकम्प्लीटली फील्ड। तो ये ग्राउंड स्टेट में तो कंप्लीटली फील्ड है, बट मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फील्ड हो जाता है। इसीलिए कॉपर AgAu आपके ट्रांजिशन मेटल होते हैं और यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज की और उसमें सबसे पहले बारी है एटॉमिक साइज की। तो एटॉमिक साइज होता क्या है थोड़ा समझते हैं, और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इसको भी समझते हैं। देखिएगा, देखिए ये मैंने बनाया है एक एटम, तो इसके न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन, और यहां पर है कोई इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी है कोई इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन पे दो टाइप का फोर्स लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये फोर्स लगा रहा है अंदर में बैठा हुआ प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, एंड दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। प्लस और माइनस में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये अंदर खींच रहा है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स अगर ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पास आएगा। और एटॉमिक रेडियस क्या होता है? सेंटर से लास्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, ये सेंटर है, यहां से इस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, जैसे मान लो यहां पे सेंटर है, मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉन है और मैं इसको खींच रहा हूं, तो ये पास आएगा, तो रेडियस घटेगा ना। और एक और फोर्स लग रहा है जो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पे लगा रहे हैं, और ये है रिपल्सिव फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है। तो इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा। तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से रेडियस बढ़ता है, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से रेडियस घटता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। तो होता क्या है, मैग्नीज तक, जैसे जनरली आप सोचिए, अट्रैक्टिव फोर्स कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा। प्रोटॉन बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू, प्रोटॉन बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, फोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप चार्ज बढ़ाइएगा तो फोर्स बढ़ेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पास आएगा। तो जब आप स्कैंडियम टू मैग्नीज जा रहे हैं तो प्रोटॉन तो बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन बढ़ रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए, तो रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो यहां से यहां जाने पर प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स भी बढ़ रहा है, रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि रेडियस का क्या होगा जनाबे अली? आपका क्या होगा जनाबे अली? रेडियस का क्या होगा?
तो रेडियस का क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स में दोनों में कौन ज्यादा बढ़ रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा बढ़ रहा है कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है कि मैग्नीज तक अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा बढ़ता है रिपल्सिव फोर्स से। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पास आएगा तो रेडियस कम हो जाएगा, इसलिए मैग्नीज तक आपका रेडियस डिक्रीज करता है। तो मैंने आपको यहां पे बेसिक भी दिया, फिर आपको ये भी बताया। लेकिन जब आप आयरन में जाते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6। इससे क्या होगा, 4s2 3d6 होने की वजह से सबसे पहली बार ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आया, पेयरिंग स्टार्ट हुई है, एक घर में 2 लोग रहेंगे, दोनों पे निगेटिव चार्ज है, तो झगड़ा ज्यादा होगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। तो आयरन पे आते आते रिपल्सिव फोर्स का अमाउंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, यहां पर रिपल्सन कॉज हो रहा है। ठीक है, रिपल्सन कॉज हो रहा है। ऐसा पहली बार यहीं पे हुआ है, इधर नहीं हुआ। मैग्नीज में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 होता है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन था। तो इसीलिए अब देखिए, अब जैसे पहले अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा था, रिपल्सिव फोर्स कम था, रिपल्सिव फोर्स बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो क्या रिपल्सिव फोर्स एक ही बार अट्रैक्टिव से ज्यादा हो जाएगा? नहीं, पहले बराबर होगा ना, पहले बराबर होगा ना। तो पहले ये बराबर होगा, जैसे कोई भी चीज अगर कम होती है पहले बराबर होती है, तब तो ऊपर जाती है ना। जैसे आपका नंबर पिंकी से कम आ रहा है, पिंकी मेहनत करना स्टार्ट करेगी तो पहले बराबर लाएगी, तब तो ऊपर जाएगी ना। ठीक है, ऐसा होगा। चलो नंबर छोड़ दो, मान लो पिंकी की हाइट छोटी है, वो ज्यादा बॉन्ड बीटा पीना स्टार्ट करेगी। ठीक है, और कौन सा आता है जो हाइट बढ़ता है, कंप्लान पीना स्टार्ट करेगी। तो पहले आपके बराबर होगी, एक ही बार आपसे ऊपर हो जाएगी, पहले बराबर होगी ना, तब तो आपसे बड़ी होगी। तो पहले ये अट्रैक्टिव बराबर रिपल्सिव होगा। तो जब अट्रैक्टिव बराबर रिपल्सिव होगा तो रेडियस कांस्टेंट रहेगा निकल तक। लेकिन जब कॉपर में जाएंगे तो 4s1 3d10 हो जाएगा, मतलब सभी ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। भाई साहब खतरनाक हो जाएगा, रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो रिपल्सन ज्यादा बढ़ेगा कॉपर पे जाके, तो रिपल्सिव फोर्स विल बी ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए कॉपर से जिंक जाने में रेडियस इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले रेडियस डिक्रीज करेगा मैग्नीज तक, क्योंकि अट्रैक्टिव इज ग्रेटर देन रिपल्सिव, देन रेडियस कांस्टेंट रहेगा बिकॉज अट्रैक्टिव बराबर रिपल्सिव, और देन रेडियस इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि रिपल्सिव इज ग्रेटर देन अट्रैक्टिव। समझ में आई बात? तो ये हालांकि बहुत, मतलब अगर आप पूछोगे कि यहां से सवाल कितना आता है, तो मतलब जो भी मैंने एनालिसिस किया है इस टॉपिक से सवाल कम पूछा गया है। ठीक है, कम, सबसे कम पूछा गया है, बट मैंने विथ लॉजिक आपको सारी चीज समझाया है। सवाल कहां से आया है वो मैं बता रहा हूं, अगले टॉपिक से सवाल खूब पूछा गया है। तो आप ये ग्राफ से भी देख सकते हैं कि रेडियस पहले डिक्रीज किया है, फिर कांस्टेंट रहा, फिर इंक्रीज कर गया। तो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज फॉर 3D सीरीज, ये 3D का है, ये ऊपर 4D 5D का है। ठीक है, अब ये 3D 4D 5D क्या होता है, थोड़ा सा ये भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, समझाता हूं मैं, आगे बढ़ने से पहले समझाता हूं। देखिए, डी में आपके पास अलग अलग 4 सीरीज होती है। डी में, डी ब्लॉक में 4 सीरीज होती है। पहले सीरीज को बोलते हैं 3D सीरीज, जो आपने देखा, इसमें आपका क्या रहता है, 3D वाले एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D रहता है। अगले में आपका 4D रहता है, अगले में 5D और उसके अगले में 6D। तो टोटल 4 सीरीज हुई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये सीरीज हुई, टोटल 4 सीरीज हुई। तो टोटल 4 सीरीज होती है आपके किसमें, आपके डी ब्लॉक में। ये पीरियोडिक टेबल से भी मैं आपको दिखा देता हूं। अरे ये क्या खुल गया, कैसे हटेगा, हट जा भाई तू। अच्छा यहां पे है, ओके। मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा रहा था, ये आपको यहां पे मिल जाएगा, आप ये देख सकते हैं। देखिए, तो ये आपका पहला स्कैंडियम से स्टार्ट हुआ डी ब्लॉक, स्कैंडियम टू जिंक। तो दिस इज फर्स्ट 3D सीरीज, दिस इज सेकेंड 4D सीरीज, दिस इज थर्ड 5D सीरीज, दिस इज 6D सीरीज। तो टोटल 4 सीरीज आपकी होती है, 40 एलिमेंट आपके इसमें होंगे।
तो जिसमें से 1 2 3 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसको ही हम लोग याद करते हैं, यहां पर याद करने की जरूरत पड़ेगी। अब अगला टॉपिक है हमारा लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो उसके पहले देखिए, मैं आपको पहले वाली की, ये आपका कौन सा है 3D सीरीज, ये आपका है 4D और ये आपका है 5D। तो मैं आपको पहला वाला याद करा चुका हूं। अब दूसरे वाली की ट्रिक मैं लिखूंगा नहीं, बोल दूंगा, आप लिख लेना। तो सुनना, Y से बना दिया मैंने यार, यार जरूरी नहीं, एकदम प्यार से बता रहा हूं, आप लिख सकते हो साथ साथ, यार जरूरी नहीं, यार जरूरी नहीं, मोहब्बत, एमओ से मोहब्बत, तुझे, यार जरूरी नहीं मोहब्बत तुझे रुलाती रहे, यार जरूरी नहीं मोहब्बत तुझे रुलाती रहे, पढ़ेगा अगर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो मोहब्बत नहीं रुलाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा तो बेटा अच्छी नौकरी लगेगी, और अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छा पैसा होगा, और अच्छा पैसा हो जाने के बाद मोहब्बत कहाँ रुलाती है, मोहब्बत तो झक मार के आती है। तो मोटिवेशन हाई रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, यार जरूरी नहीं मोहब्बत तुझे रुलाती रहे, पढ़ेगा अगर केमिस्ट्री, यार जरूरी नहीं मोहब्बत तुझे रुलाती रहे, पढ़ेगा अगर केमिस्ट्री। फिर देखिए, ला हफ्ता, दोनों से बन गया हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी, ठीक है। तो इस तरह से करके आप इन सबको याद रखेंगे। अब देखिए, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन एक टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या समझते हैं, कम होना, घटना। तो ये जो लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो मैंने अभी बॉक्स बनाया है इसी में लगता है, और इनके रेडियस को बराबर कर देता है। मतलब जेडर का रेडियस बराबर हो जाएगा एचएफ के, ध्यान दीजिएगा, जेडर का बराबर हो जाएगा एचएफ के, एनबी का टीए के, एमओ का डब्ल्यू के, टीसी का आरई के, आरयू का ओएस के, आरएच का आईआर के, पीडी का पीटी के, एजी का एयू के, सीडी का एचजी के, इन सब का रेडियस आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो आप ये भी बात कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ 4D बराबर रेडियस ऑफ 5D। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि किसके नीचे कौन है। तो उसके लिए एलिमेंट को अगर आप पीरियड वाइज इस तरह से याद कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा किसके नीचे कौन है। तो मैंने आपको तीनों का ट्रिक दे दिया, याद कर लीजिए, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से ट्रिक रिवाइज करा देता हूं। सुनो तुम ब्याह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ठीक है। यार जरूरी नहीं मोहब्बत तुझे रुलाती रहे, पढ़ेगा अगर केमिस्ट्री, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये समझिए कि लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन का मेन रीजन क्या है। लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन है लेंथ एंड वाइड। यहां पर पाया जाता है एलए के बाद लेंथ एंड वाइड। ये एफ ब्लॉक का पार्ट है। एफ ब्लॉक में यहां पर 14 एलिमेंट्स होते हैं, कितने, F14। तो इन्हीं की वजह से रेडियस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, लेंथ एंड वाइड की वजह से होता है, ठीक है। अब देखिए, इसकी वजह से न सिर्फ रेडियस बराबर होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाता है। और यहां से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ये PYQ है, पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। द नेट रिजल्ट ऑफ लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन का नेट रिजल्ट क्या है, सेकेंड एंड थर्ड डी सीरीज एग्जिबिट सिमिलर रेडियाई। सेकेंड और थर्ड, देखिए ये आपका फर्स्ट सीरीज है, या तो 3D बोल लो या फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोल लो। तो बोल रहा है सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड सीरीज जो है ये सिमिलर रेडियाई एग्जिबिट करते हैं। जैसे जेडर का 160 है, एचएफ का 159 है, एंड हैव वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए,
जनरली लोगों को ये पता रहता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिर्फ रेडियस बराबर होता है, सिर्फ रेडियस बराबर नहीं होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होता है। और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, यही आ चुका है, ये पूरा आ चुका है। ये लाइन एनसीईआरटी की है, ये लाइन कहां से लाया हूं मैं उठा के, एनसीईआरटी से लाया हूं मैं। तो एनसीईआरटी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रहा हूं आपको, तो इसलिए मैं कह रहा हूं माय नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगला टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, हिंदी में घनत्व कहते हैं। ये होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब ये जो वॉल्यूम होता है, ये जो आटम आपका होता है इस तरह से स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो स्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या समझते हैं, इसके अंदर का जो पूरा पार्ट है जितना ये कंटेन कर सकता है वो इसका वॉल्यूम होता है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा इसके रेडियस पर डिपेंड करता है। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला भी होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब रेडियस बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, व्हाट इज हैपनिंग, if you are going from scandium to zinc, you can see that here is number of proton and neutron are increasing because atomic number is increasing. Here atomic number is 21, here atomic number is 30, and we know that generally atomic mass is double of atomic number, right? atomic mass जो होता है atomic number का 2 गुना होता है। या इतना तो समझ में आपको पता ही है कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक मास भी बढ़ेगा। तो आप यहां से यहां जा रहे हो तो मास बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी तो बढ़ेगा, तो वॉल्यूम का इफेक्ट यहां पर आएगा। तो हमें पता है कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक रेडियस आपका डिक्रीज करता है। अब जनाब रेडियस डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो मैग्नीज तक डेंसिटी बढ़ने का रीजन क्या है, वॉल्यूम का घटना। और वॉल्यूम क्यों घट रहा है, क्योंकि रेडियस घट रहा है। अब देखो फीकोनी में जाओ, यहां रेडियस कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन मास तो बढ़ रहा है, तो डेंसिटी फिर बढ़ा। डेंसिटी कब घटेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। और वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब रेडियस बढ़ेगा। तो यहां से कॉपर के से बाद रेडियस बढ़ता है, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है डेंसिटी घटता है। इसलिए हम लोग कहते हैं डेंसिटी इंक्रीजेज अप टू कॉपर, कॉपर तक डेंसिटी आपका इंक्रीज करता है। डेंसिटी कहां तक इंक्रीज करता है, कॉपर तक इंक्रीज करता है, ठीक है। आप डेटा वाइज भी इस चीज को देख सकते हैं। 3.4, 4.1, 6.07, 7.19, 7.21, 7.8, 8.7, 8.9, 8.9 एंड 7.1। तो आप देख रहे हैं यहां तक कॉपर तक इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, लास्ट में डिक्रीज किया है, बस इतना सिंपल है। अगर वही ग्रुप में बात करोगे तो ग्रुप में तो जनरली सभी ग्रुप में ऐसा होता है कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपका डेंसिटी इंक्रीज करता है। लाइक हियर इज 3D, हियर 4D, हियर 5D। अब यहां पर एक क्यों करता है, क्योंकि नीचे जाते हो मास बढ़ता है ना यार, नीचे आते एटॉमिक नंबर बढ़ता है, 32 से बढ़ जाता है, 18 से बढ़ जाता है। तो इतना ज्यादा जो आपका मास बढ़ रहा है, देखिए जैसे आप पीरियोडिक टेबल में भी इस चीज को विजुलाइज कर सकते हैं। देखिएगा जैसे ये देखिए, ये 3D का है, जिंक 30, 30, 48, 18 बढ़ गया प्रोटॉन, 18 से एटॉमिक नंबर बढ़ गया। फिर यहां देखिए तो 32 बढ़ गया, तो मास आपका ह्यूज बढ़ रहा है। यहां से यहां जाने में मास और ज्यादा बढ़ रहा है, तो मास इतना ज्यादा बढ़ रहा है और रेडियस कांस्टेंट है। देखिए रेडियस दोनों का कांस्टेंट है, जे CD और G का रेडियस बराबर होता है, ठीक है। JRHF का रेडियस बराबर होता है, NBTA का बराबर होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से MOW का बराबर होता है, TCRE का बराबर होता है, RUOS का बराबर होता है, RHIR का बराबर होता है, PDPT का बराबर होता है, AGAU का बराबर होता है। तो इन दोनों का रेडियस तो बराबर है, लेकिन मास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहां से यहां जाने में आप देख रहे हैं 80 और 48 में कितना का डिफरेंस, 32 का डिफरेंस है। तो 32 प्रोटॉन बढ़ा, न्यूट्रॉन भी बढ़ा, मास बहुत ज्यादा बढ़ गया। मास क्या हुआ, मास आपका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो इस वजह से आप यहां पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा, कि 4D का बहुत ज्यादा, सॉरी 5D का बहुत ज्यादा होता है 4D से, देख सकते हैं आप 5D का ग्रेटर देन 4D लिखा हुआ है। तो इस चीज को समझिएगा थोड़ा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक है मेटेलिक करेक्टर, जिस पे आगे की पूरी कहानी समझ में डिपेंड करेगी।
मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है ना, उसमें मेटेलिक कैरेक्टर पाया जाता है। होता है क्या सर मेटेलिक कैरेक्टर, समझाइए थोड़ा। तो पानी पी लेते हैं फिर समझाते हैं। तो देखना जरा कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। जैसे कोई भी मेटल होता है उसमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट आप उठा लो, उसके अंदर क्या पाया जाता है? मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। जैसे मेरे पास तो अभी ये छोटा सा ग्लास है, ठीक है, जो शायद मेरी बेटी का है। तो ये वाले ग्लास मान लो ये मेटल का बना हुआ है, तो इसके अंदर क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक बॉन्ड है। जैसे इफ यू आर प्रेसिंग इट, आप इसे दबा रहे हो, नहीं दब रहा है, हार्ड है। क्यों है? क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है कि इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड काफी स्ट्रांग है, ठीक है। जिसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो हार्ड होगा। जैसे इसको मेल्ट भी करेंगे तो मेल्ट करते समय भी आप क्या करते हो? इसके मॉलिक्यूल को के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाते हो, फोर्स को वीक करते हो। तो अगर ये फोर्स स्ट्रांग है तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा टू मेल्ट इट। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, हार्डनेस है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? मेटेलिक कैरेक्टर पे, मेटेलिक बॉन्ड पे। तो ये जो मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक कैरेक्टर होता है, मेटेलिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। डायरेक्टली आपको इस चीज को याद रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हार्डनेस ऑफ मेटल क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि हार्डनेस किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताता हूं, रुको जरा सब्र करो, मुझे पता है कई लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, मैं बताऊंगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, ये बात आपको क्लियर हो गई कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पहले रुको उसकी को बता देता हूं, नहीं तो तुम्हें खुजली होती रहेगी। तो जैसे आपसे पूछे कि मैग्नीज में, या पूरा ही बता दो, चलो स्कैंडियम में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो 4s2 3d1 होता है। तो 4s2 का एक डब्बा बना इसमें, चलिए डब्बे भी अच्छे बना देते हैं, सुंदर वाले। एक डब्बा बन गया और ये डी का डब्बा बन गया, ठीक है। ध्यान देना, तो देखो 1 2 3 4 5। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को यहां दिखाओगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो पेयर्ड है, ये अकेला है, तो दिस इज अनपेयर्ड। तो इसमें टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड का मतलब सिंगल, आपकी तरह एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, स्कैंडियम में। टाइटेनियम में कितने? 22 होता है इसका, 4s2 3d2। तो अगेन आपको दिख रहा है कि यहां तो 0 ही आना है, ठीक है। और 3d2 में क्या होगा? एक और, तो एक और एक 2 हो जाएगा यहां पे, ठीक है। बात आ रही है समझ में? ओके। वेनेडियम का करोगे तो 4s2 3d3 होगा, तो 1 2 3, 3d3 का एक एक करके भरेगा, यहां तो 0 ही रहेगा, तो इसमें आपको 3 मिल जाएगा। क्रोमियम में थोड़ा आपको सावधान रहना है, 4s1 3d5 होगा। तो देखो पांचों इस तरह से अनपेयर्ड, तो d5 से 5 यहां से, और ये भी अकेला, तो टोटल क्रोमियम में 6 हो गए, 5 यहां से 1 यहां से, सबको लेना है। तो क्रोमियम में कितना आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 6। मैग्नीज में, Mn में 4s2 3d5, तो यहां तो 0, यहां 5, पांचों सिंगल अकेले। मैं अभी आपको एक तरीका भी दूंगा, एक ट्रिक भी दूंगा। चलो यहां ले लो, एक बीकेटी ले लो, किधर लोगे? यहां ले लो। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसका बीकेटी क्या कहता है कि अगर d1 से 5 का केस है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को n से रिप्रेजेंट करो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर d का इलेक्ट्रॉन्स, किसका? d का इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ d, ऐसे समझ लो। और अगर d 6 to 10 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 10 माइनस d का इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ d की बात कर रहे हैं अभी। जैसे आप देखिए यहां पे 3d1 था, 1 से 5 तक रहेगा, जो d में इलेक्ट्रॉन है उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। s वाला भी आपको देखना है, यहां पे सिर्फ d का, तो s में तो 0 है यहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो 3d2 था, d 1 से 5 के बीच में 5 से कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 d में था, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3 था तो 3, यहां पे देखो 5 था तो 5 यहां से, 1 यहां से, 6 हो गया। यहां पर देखो 5 है तो 5 यहां से 0, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे क्या आएगा? आयरन। अब यहां से शुरू होगा, मजा आएगा। 4s2 3d6, तो 4s2 ये तो पेयर्ड है, 3d6 है, 10 माइनस d का इलेक्ट्रॉन, यानी 10 माइनस 6 कितना आएगा? 4, तो यहां पे आ जाएगा 4।
क्या आ जाएगा 4। ठीक है, क्या आ जाएगा 4। अब यहां ध्यान देना, कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट का क्या होता है, हाँ कोबाल्ट का क्या होता है 27, तो ये होगा 4:3D7। हाँ, पीछे में एक बेड रखा हुआ है, तो मैं जब भी एक अभी सटा तो गिरने को हुआ, मुझे लगा गिर ना जाए क्लास में। ठीक है, मैट्रेस रखा हुआ है, बेड बोलते हैं, मैट्रेस रखा हुआ है। ठीक है, वो मैट्रेस कई बार नीचे बिछा दिया जाता है, तो कई बार मैं लेट जाता हूँ क्लास लेते लेते। जैसे आपके लिए, जैसे अभी जो रिकॉर्डिंग का टाइम है, इट इज़ 1 बज रहा है, 1:05 पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि कल ऑलरेडी क्लासेस लगी हुई है और आपके लिए रिकॉर्डिंग कल जाना है, तो मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप तब आपके पास टाइम से पहुँच जाए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि मैं ऐसे पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूँ, तो यहीं पे बिछा के सो जाता हूँ। ठीक है, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि इफ़ यू हैव ऑल द फैसिलिटीज, ऑल द पैसा एंड ऑल, तो आपको हमेशा सोने के लिए वही मोटे मोटे गद्दे ही मिलेंगे। आज भी जरूरत पड़ती है तो हम फर्श पे भी सो जाते हैं। ठीक है, इट्स नॉर्मल। चलिए ध्यान दीजिए, तो 27 हो गया 4:3D7। तो यहां से तो 0, यहां से निकालना है, तो 10 माइनस क्या करेंगे 7, 10 माइनस 7, 10 माइनस जी का इलेक्ट्रॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर निकल का 28 हुआ, तो क्या होगा 4:3D8, तो 10 माइनस 8 यहां 2 आ जाएगा। अब कॉपर का 29, तो 4s1 3D10 तो होगा, यहां से तो 0, 10 माइनस 10 0, सब पेयर, यहां से 1 4s1, तो यहां से 1। और जिंक का अगर करना चाहो तो 4s2 3D10, तो यहां से भी 0, यहां से भी 0, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा जिंक में 0। तो यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पे अनपेक्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 0 0। ठीक है, ये शायद आगे हमने दिखाया भी है इसको। तो ये अनपेक्ड इलेक्ट्रॉन की बात हुई। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा मेटल के अंदर, मेटल अपने साथ ही, जैसे जिंक है तो जिंक क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो मतलब मान लो जिंक में तो अनपेक्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ गया, चलो उसकी बात नहीं करते। और क्या किसकी बात कर सकते हैं, मैग्नीज का। मान लो मैग्नीज ने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपने ही क्रिस्टल लैटिस में, जैसे एल्यूमिनियम का बना होता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, मैग्नीज है, मैग्नीज इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जैसे एल्यूमिनियम ने किया, मैग्नीज ने किया, मैग्नीज मान लो 2 कर दिया, तो मैग्नीज पे 2+ चार्ज आया और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच बॉन्ड बनता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसी को मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो मेटेलिक बॉन्ड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसको ध्यान देना। तो आपकी जो हार्डनेस होगी, मतलब मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी। तो हार्डनेस भी किस पे डिपेंड करेगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो हार्डनेस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ZnCd Hg आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं। आहा सॉफ्ट क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है। अभी देखा आपने Zn में, Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 30 होता है एटॉमिक नंबर, 4s2 3d10, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। और ZnCd Hg एक ही ग्रुप के हैं, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में 0 आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएगा तो इसलिए सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जा रही है। तो मेल्टिंग में जैसे मैं बता रहा था कि मेल्टिंग में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल आपस में से चिपके हुए रहते हैं, पास पास रहते हैं, लेकिन जब यही लिक्विड बनता है तो क्या होता है, ये दूर दूर हो जाते हैं, ये इतने दूर होता है। तो इनको दूर करने के लिए क्या करते हैं आप, फोर्स, ये जो फोर्स इनके बीच लग रहा था उसको कमजोर करते हैं। आपकी लड़ाई किससे, इस फोर्स से, आपकी लड़ाई किससे, इस फोर्स से, इस फोर्स को वीक करना है। तो इस फोर्स को, अब ये आप ये समझिए, फोर्स को वीक करना है, डिस्टेंस को बढ़ाना है। तो डिस्टेंस कब ज्यादा बढ़ेगा, जैसे मैं बैलून से समझा सकता हूं। ये देखिए, ये दोनों बैलून पास पास है, क्यों पास पास है, दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लग रहा है, मेटेलिक बॉन्ड यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप जो हीट दे रहे हैं ये दूर नहीं हो रहा है जल्दी, लेकिन अगर वीक है तुरंत दूर हो जाएंगे, तुरंत लिक्विड बन जाएंगे। समझ में आ रहा है, तुरंत ऐसे लिक्विड बन गए। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, दूरी नहीं हो रहे, हो नहीं रहे, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड करेगा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, मेटेलिक बॉन्ड पे, मेटेलिक कैरेक्टर पे। और मेटेलिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। इसलिए हम लोग कहेंगे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहां भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बात आ रही समझ में, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हमने पूरा स्कैंडियम में 1 आया था, टाइटेनियम में 2 आया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 6, मैग्नीज इज मिसिंग हेयर, मैग्नीज का होता है 5, आयरन का 4, कोबाल्ट का 3, निकल का 2, कॉपर का 1, जिंक का 0।
तो इधर क्या दिखाया गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो अगर हम सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बेटा, तो मेल्टिंग पॉइंट देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहां तक बढ़ रहा है, 1 2 3 6 फिर 5 4, मतलब क्रोमियम तक बढ़ रहा है, क्रोमियम मैक्सिमम है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो देखो यहां ग्राफ में क्रोमियम का मैक्सिमम है, लेकिन उसके बाद घटेगा, धीरे धीरे घटेगा। मतलब 5 6 वाले का यहां पे क्रोमियम का 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 6 वाले का यहां पे, तो और मैग्नीज का 5 है, मैग्नीज का 5 है, तो 5 वाले का कहीं यहां होना चाहिए था, लेकिन 5 वाले का बहुत कम हो गया। इवन यू कैन सी दिस कि मैग्नीज का 5 है, आयरन का 4 है, बट फिर भी मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट आयरन से कम है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये केमिस्ट्री है भाई, यहां होता है। कैसे होता है समझाते हैं। तो ये जो डिप आपको देखने को मिल रहा है, लॉजिकली अगर देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट आपका मैग्नीज का यहां होना चाहिए था, लेकिन यहां, तो ये जो डिप दिख रहा है क्यों है, इसको, इस पे क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा आता है कि मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से कम क्यों है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देना है। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 4s2 3d5। तो 3d5 हेयर इज हाफ फील्ड, ये हम लोग जान चुके हैं। हाफ फील्ड होता है स्टेबल, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने सॉलिड स्ट्रक्चर में छोड़ेगा ही नहीं, इसका मेटेलिक बॉन्ड वीक हो जाएगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन स्टेबल वाला, ये नहीं जाना चाहता है, ये स्टेबल है, खुश है, तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है। तो इस वजह से यहां पे मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, मेटेलिक बॉन्ड वीक हो जाएगा, इसीलिए यहां पर ये, यहां पर ना होके यहां पर ये डिप है, एक्सपेक्टेड से कम है। ठीक है, तो ये ग्राफ आप कैसे समझिए कि पहले इंक्रीज किया फिर ऐसे डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है कि इस तरह से जाके ऐसे गया। ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए इस चीज को। अच्छा, जिंक का भी देखेंगे तो जिंक का कुछ इधर है, जिंक का बहुत कम होता है। तो इसमें भी क्वेश्चन आता है कि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट क्यों है, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s2 3d10 होता है, ये फुल्ली फिल्ड है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। तो इसलिए लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, जिंक का होता है। ये दोनों ही PYQ है, दोनों ही BKT स्टार है, इन दोनों ही जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बिलीव मी, जब तुम्हारा एग्जाम दे के आओगे तुम चिल्लाओगे एग्जाम सेंटर पे कि BKT स्टार से क्वेश्चन आया, और तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा, पाप लगेगा भाई, तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, तो एग्जाम में जब नंबर आएंगे तो भूल मत जाना बिज्जू भैया को। और मैं कह रहा हूं अभी तक जो पढ़ाया है, जो BKT स्टार मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, BKT स्टार से तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, BKT स्टार अभी तक कहां कहां हो चुका है, जैसे दिस इज BKT स्टार, दिस इज BKT स्टार, यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और कहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस यहां से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे एग्जाम के पास आ रहे हैं, तो यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, इसी तरह से मैं आपको बताते चलूंगा, कभी कभी भूल भी जाऊंगा, बट दोबारा याद आएगा तो पीछे आ जाऊंगा। जैसे क्वेश्चन आने के लिए आपका यहां से क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज योर BKT स्टार, ये BKT स्टार है। तो आपको जितने भी BKT स्टार दे रहा हूं, नोट्स में भी लिखना BKT स्टार, ताकि आपको रिवीजन करते समय जब आप एग्जाम याद करो, उस दिन को, जिस दिन तुम एग्जाम देने जा रहे होगे, सुबह सुबह खोल के देखोगे इनऑर्गेनिक का या फिर केमिस्ट्री का नोट्स, और तुम उस समय क्या करोगे, तुम फटाफट चाहोगे BKT स्टार को रिवाइज कर लो यार, बाकी छोड़ो, लास्ट के 1 घंटे बचे हो, BKT स्टार एक बार देख के जाता हूं, तो अभी नोट्स में लिखे रहोगे, उस समय काम आएगा। मैं अभी से एग्जाम की वाइब्स ला रहा हूं, थोड़ा फील ला रहा हूं, सीरियस हो जाओ। थोड़े दिन बाद टेलीग्राम पे आ जाना तुम लोग, मैं डालूंगा रात को 1-1 बजे 2-2 बजे, क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो। लास्ट ईयर किया था मैंने, बहुत काम किया था। ठीक है, ऐसे ऐसे 1-1 बजे मैं मैसेज करता था, ये क्या करो तुम, मुझे दिख रहा है तुम पढ़ नहीं रहे हो, चलो उठो, कलम उठाओ, मुंह में पानी मारो, पढ़ाई करो। तो ऐसे ऐसे मैसेज डालता था, बच्चे बहुत मोटिवेटेड हो जाते थे, पढ़ाई करते थे। तो वो माहौल धीरे धीरे लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए भी लाऊंगा, लास्ट ईयर किया था, तुम्हारे लिए भी करूंगा। तुम टेलीग्राम पे जरूर आ जाना, टेलीग्राम का तुम्हें दिया था QR कोड, स्कैन कर लेना और आ जाना टेलीग्राम पे। ठीक है, समझ गए? ओके, चलिए, तो ये चीज हम लोग देख चुके। अब देखना, तो हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देख लिया। अब अगला है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो आप इसको समझिए, एंथैल्पी का मतलब होता है क्या, एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी, एनर्जी। एटोमाइजेशन मतलब आटम का फॉर्मेशन, आटम का फॉर्मेशन। ठीक है, इन व्हाट स्टेट, इन गैसियस स्टेट। आटम आपको किस स्टेट में चाहिए, गैसियस स्टेट में चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। एटम आपको आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में चाहिए। ठीक है,
आटम आपको किस में चाहिए, आइसोलेटेड गैस स्टेट में चाहिए। मतलब कोई भी आपके पास मेटल है उसे आपको कहां ले जाना है, एटॉमिक फॉर्म में या आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में ले जाना है। तो उस पूरे प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे ये मान लो कि कोई मेटल है तो इसको गर्म करके, धीमी आंच पे नहीं, उस टेम्परेचर पे गर्म करना है कि ये मेल्ट होके बॉयल होके गैस बन जाए। तो इस पूरे प्रोसेस में सॉलिड को गैस बनाने में, गैस तक ले जाने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट एनर्जी इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट हियर इज कि आप पहले इसको मेल्ट करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट लगेगा, फिर बॉयल करोगे बॉइलिंग पॉइंट लगेगा। मतलब यहां पर भी फैक्टर कौन सा आएगा, मेल्टिंग में आपको क्या लगेगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 per इलेक्ट्रॉन, और बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 per इलेक्ट्रॉन। मतलब इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। समझ गए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बीकेटी स्टार है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि ट्रांजिशन मेटल हैज हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ट्रांजिशन मेटल का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने देखा बहुत सारे होते हैं, इसलिए ट्रांजिशन मेटल का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, हाई होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसको आप एकदम ध्यान रखिएगा, यहां से आपका 1 नंबर का सवाल बनेगा, एक 2 नंबर का सवाल आएगा। और देखिए Zn हैज लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आप ग्राफ को देखिए, ग्राफ भी समवट रिलेटेड टू द मेल्टिंग पॉइंट ग्राफ ही है कि पहले आपका इंक्रीज किया, फिर डिप देखने को मिला, फिर डिक्रीज कर गया। तो Zn का लोएस्ट इंथैल्पी, Zn इज हेयर, Zn यहां पे मान लो, तो Zn का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लोएस्ट होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कितने हैं, 0 हैं। तो आप एकदम उस लायक बन चुके हैं, आपको जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा आप क्या करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए, हाफ फील्ड देखिए, आंसर आ जाएगा जनाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आयोनाइजेशन एंड एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आपको कुछ नहीं करना है, बस ये पीछे वाला ऑर्डर याद कर लेना है। हाँ सर, ये ना याद होगा, मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। तो चलो मैं तुम्हें देता हूं बीकेटी ट्रिक देता हूं, ठीक है। तो होता क्या है ना, जब पहली बार कोई प्यार में पड़ता है, ठीक है, और लड़की एक्सपीरियंस होती है, तो लड़की क्या करती है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें करती है कि लड़का जिससे बहुत खुश हो जाता है, मतलब बहुत केयर करेगी। अरे मतलब एक बार तुम कुछ बोल दोगे कि मुझे ये खाने का मन है, तो लड़की ढूंढती रहेगी कि अरे कहीं भी कुछ वो वाला ठेला दिख जाए, जैसे तुमने कह दिया कि अरे मुझे तो समोसा खाना है, तो जैसे ही समोसे का ठेला दिखेगा कहेगी अरे आपको तो समोसा खाना था ना, तुम्हें तो समोसा खाना था ना। तो वो आपको एक स्पेशल फील दिलाएगी, अरे इतना याद रख रही है, ठीक है। और क्या कर सकती है, और कुछ एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगी, कोई ड्रेस खरीदेगी, उसे पहन के दिखाएगी, कोई कान में का खरीदेगी, पहन के फोटो भेजेगी, तो आप कुछ स्पेशल फील करने लगोगे, मतलब लगेगा आह क्या मिल गया, तो आप ज्यादा खुश हो गए होगे। तो अब इसी में लड़की कह सकती है, मान लो बहुत ज्यादा खुश हो गए, आप कुछ ज्यादा सोचने लगे, आपने बच्चों के नाम तक सोच लिए, शादी के बारे में सोच लिया, अरे मैं तो शादी कहाँ करूंगा, मैं विराट कोहली जैसी शादी करूंगा या फिर गांव में भंडारा दूंगा, मतलब ऐसे छोटी शादी करूंगा या बड़ी शादी करूंगा। फिर पूछने लगे आप कि तुम मेरी मम्मी के पैर दबाओगी, मेरी मम्मी का रिस्पेक्ट करोगी, मतलब बहुत ज्यादा लड़के बहुत जल्दी ना बहुत बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं। तो मान लीजिए आप भी उसी में से बहुत ज्यादा सपने देख लें, तो लड़की फिर वहां पे सोचती है अरे तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। तो वो उसी में से एक लड़की है, ठीक है, वो क्या कहती है, जरा ध्यान दीजिएगा कि तुम ज्यादा उड़ रहे हो, ज्यादा उड़ो मत, जान या जानू, फिर कोई नहीं, ज्यादा उड़ो नहीं, जान फिर कोई नहीं, मैं तुझे रुला भी सकती हूं, जान फिर कोई नहीं, मैं तुझे रुला भी सकती हूं, ज्यादा हंसो मत मुंह फाड़ के, ज्यादा उछलो मत, मैं तुझे रुला भी सकती हूं। तो चलिए इसको लिख लीजिए, क्या बना, जान फिर कोई नहीं, ये दोनों से बन गया कोई नहीं। एकदम आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करा रहा हूं, मैं तुझे
क्राई बना दिया, क्राई से रुला, यहां पे क्राई बन गया ना, क्राई, रुला भी सकती हूं, मैं तुझे रुला भी सकती हूं, जान फिर कोई नहीं, मैं तुझे रुला भी सकती हूं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? ये होता है चार्ज पर एटम, एक एटम पे जो चार्ज होता है उसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का बेसिक करा देता हूं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इसको नहीं जानते होंगे। क्लास 11th वाला पार्ट भी, जहां पे जरूरत होगा मैं नहीं छोड़ूंगा, कराऊंगा मैं, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, वो मुझे पता है, मैं कुछ छोटा बच्चा नहीं हूं, देखने में लगता हूं, ठीक है, बट हूं नहीं। 8 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जेई नीट बोर्ड सभी टाइप के बच्चों को पढ़ाता हूं। ठीक है, और देखने में छोटा बच्चा लगता हूं, मेरी छोटी बच्ची भी है, कई लोगों को विश्वास नहीं होता है, वो मैं एक्स्ट्रा यंग हूं ना। ठीक है, हाँ, एक्स्ट्रा यंग हूं, अभी लगता है कि मैं बच्चा ही हूं। मेरी शादी, कई बच्चे मैं शादी की फोटो डाल देता हूँ, हैं सर आपकी शादी हो गई है क्या? ओ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ? तो उसी में कोई कमेंट करता है सर की बच्ची भी है। ये सब कमेंट पढ़ता हूं मैं, अच्छा लगता है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? चार्ज पर एटम। तो इसके लिए कुछ टिप्स याद रखना। टिप्स क्या क्या है? जो भी आपके ग्रुप 1 वाले हैं ना, ग्रुप 1 वाले, ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ठीक है, ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। इसके लिए आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, जो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर इसको बोलते हैं, पूरे ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ग्रुप ओएस, ये जनरली बराबर होता है ग्रुप नंबर के। बट फॉर पी ब्लॉक, अगर पी ब्लॉक का आ जाए तो ये बराबर होता है ग्रुप नंबर -10 के। ठीक है, थोड़ा डिटेल हो गया बट संभाल लीजिएगा आप। तो जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो किस ग्रुप का है? 1 का, तो 1 होगा। ठीक है, ये बार बार आता है इसलिए मैं कर रहा हूं इसको। जैसे मान लीजिए पूछा सोडियम का कितना होगा, +1 होगा। मैग्नीशियम का क्या होगा? ग्रुप 2 का है तो 2 होगा। ऑक्सीजन का जब तक कुछ ना दिया रहे, हर जगह लगभग -2 हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या लेके चलेंगे? -2। जब भी आपको निकालना, ऑक्सीजन का क्या लेके चला जाएगा? -2। और अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जरूरत पड़ जाए तो जनरली इनका -1 हम लेके चलते हैं। ठीक है, कई जगह बोल देगा आप इसी का निकालो तो अलग आएगा, लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़ गया तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। तो चलिए कुछ निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि कमिनोफोर के MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आप बताइए, और यहां से सवाल आता है, ये पूछा जाता है। तो इसमें मैं कहता हूं जब जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो, आप अपने एक्स को याद करिए। अरे सर क्या याद करा दिए, उसको क्यों याद करा दिए, पूरा दिन खराब कर दिया, तौबा तौबा। चाहे तुम चाहो या ना चाहो, एक्स याद आती है। ठीक है, बहुत याद आती बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा। अरे नहीं, क्या कर रहा हूं मैं, आंख में कुछ चला गया था। अभी याद, ध्यान दो। तो आपको जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो, क्या करेंगे? एक्स मान लेंगे, जिसका निकालना उसको एक्स मान लेंगे। जैसे Mn का निकालना है तो इसको एक्स मान लेंगे। अब पोटेशियम का क्या होगा? 1 + x, ऐसे जोड़ते जाएंगे, पूरे चार्ज को जोड़ते जाएंगे। पोटेशियम का 1, इसका x, +4 इंटू ऑक्सीजन का क्या बताया मैंने? -2 और 0 से इक्वेट करें। क्यों? क्योंकि टोटल पे चार्ज 0 है। तो क्या होगा? 1 + x -8 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आप K2Cr2O7 में Cr का बताइए, तो जिसका निकालना उसको क्या मानेंगे? x, एक एटम का x मानेंगे। ठीक है, तो 2 का 2x हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? 1 और 1 2 है ना, पोटेशियम, 2 + 2x +7 इंटू -2 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा यहां पे 6। निकाल के देख लो। अब मान लो आपको ऐसे कुछ चार्ज वाला दे दे, आपको कहे
कि आप MnO4 -2 में Mn का बताइए, तो जिसका निकालना उसको क्या मानेंगे, x। तो क्या हो जाएगा ये x + 4 × -2 बराबर में अब -2 करेंगे, इसीलिए मैं आपको ये वाला समझाया। टोटल चार्ज को इक्वेट करना है, तो इस पे टोटल पे कितना चार्ज है, -2 का चार्ज है, इसलिए -2 से इक्वेट किए। तो अब ये क्या आएगा, x - 8 बराबर -2, x = 6। समझ गए बात को, ठीक है। जैसे आपको बोला जाए कि CrO4 -2 में Cr का बताओ, तो x + 4 × -2 बराबर 0। तो x - 8 बराबर, और कुछ तो गलत किया मैंने, बराबर 0 नहीं होगा, बराबर क्या होगा, बराबर -2 होगा, -2 होगा। तो x - 8 बराबर -2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6। तो आई होप आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताता है, जैसे किसी पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इसका क्या मतलब है, किसी पे +2 है। जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल आपको थोड़ा सा देते, एक बहुत सिंपल, ताकि थोड़ी चीजें क्लियर हो। जैसे आपको बोला गया कि Fe2O3 में Fe का निकालो, थोड़ा इजी करते हैं, तो इसको x मानोगे, 2x - 6 बराबर 0, x बराबर 3। तो Fe + 3 आया, तो इसका क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग, इसका ये मीनिंग है कि Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया है किसको, ऑक्सीजन को। बट ये तो तब होगा, लेन देन का काम कब होता है, आयनिक बॉन्ड्स में। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो, कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे कि मान लो कोई ऐसा बॉन्ड है, जैसे लेट से MnO4 है, तो Mn का आपको 7 मिला, 7 का क्या मतलब हुआ कि 7 इलेक्ट्रॉन ऑफ Mn हैज पार्टिसिपेटेड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। और प्लस का ये मतलब हुआ कि जिसके साथ गुलू गुलू हुआ है, बॉन्ड बना है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे वो ज्यादा पावरफुल है Mn से, ये मतलब होता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का -2 से क्या मतलब कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, या जिसके साथ बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है, और ऑक्सीजन इज मोर पावरफुल, तभी उसमें नेगेटिव आया है। बात आई समझ में, ये तो ऑर्गेनिक में भी काम आता है आपके, ठीक है, ये चीज ऑर्गेनिक में भी काम आए। इतना तो पता होगा कि A और B के बीच बॉन्ड बना है, एंड इफ B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो B पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। मैं धीरे धीरे कभी कभी भूल जाऊंगा ना कि आपको ऑर्गेनिक भी पढ़ाना है। मैं तो मतलब लास्ट ईयर 25 बैच में इनऑर्गेनिक पढ़ाया था, ठीक है। तो जनरली ऐसा क्यों हुआ, मैं पहले ऑर्गेनिक वाज माय फेवरेट, जब मैं स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट भी ऑर्गेनिक मेरा फेवरेट था। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, मुझे ऐसा लगा कि इनऑर्गेनिक में मेरी जरूरत है। इनऑर्गेनिक के टीचर्स कम थे मार्केट में, इनऑर्गेनिक रटवाया जाता था, समझाया नहीं जाता था। देन आई डिसाइडेड कि मैं ये जिम्मेवारी लेता हूं, मैं पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं समझाऊंगा। तो मैं जिस जिस कोचिंग में गया, इंडिया के सारे टॉप एडटेक में पढ़ाया, मुझे सिर्फ इनऑर्गेनिक पढ़ाने को बोला जाता था, क्योंकि इनऑर्गेनिक पढ़ाने वाले टीचर कम होते थे। जब मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया तो एक बार में 12-12 बैच पढ़ाया, एक वीक में 10-10 बैच चल रहे थे। कैसे होता था सर, ऐसी क्लास लग रही, दिन में 4-4 क्लास, 5-5 क्लास, 6-6 क्लास ले रहा हूं मैं, ठीक है। किसी बैच में दिन में 2 क्लास लगी, किसी में एक ही लगा, काम चला दिया मैनेजमेंट ने, क्योंकि टीचर कम है। कई कोचिंग होते थे पहले हमारे कुछ कुछ शहरों में, नाम नहीं लेंगे नहीं तो फिर उनका नाम पता चल जाएगा, उनके पास इनऑर्गेनिक के टीचर नहीं होते थे, तो दूसरे जगह से टीचर बुलाते थे 2 महीने के लिए, और 2 महीना पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ा के चले जाते थे, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक का हाल था। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने ऐसा किया, बहुत सारे अभी के टाइम में देयर आर सो मेनी ग्रेट टीचर्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर अवेलेबल, ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ, दोनों में ही अवेलेबल है। पीडब्ल्यू में भी बहुत सारे अच्छे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर अवेलेबल है। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि मतलब लोगों ने इस चीज को पकड़ा। मेरे जैसा दिमाग में ये बात बहुत सारे लोगों के आया कि हमें इनऑर्गेनिक के लिए कुछ करना है, इनऑर्गेनिक में कुछ चेंज लाना है, और बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया, और डिजिटल युग आया, यूट्यूब पर कंटेंट गया, जैसे मैंने ही कंटेंट डाल दिया, मेरा ही कंटेंट लेके कई सारे टीचर पढ़ाते हैं, मुझे पता है, दूसरे कंपनी वाले भी पढ़ाते हैं, पूरा छाप लेते हैं, कंप्लीट छाप लेते हैं, एकदम छाप लेते हैं। मैं क्या करूं, कहां बोलते चलूं मैं कि मेरा है, पढ़ा लो यार, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, जो मेरा पीपीटी है उसमें एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बट बाकी किसी टीचर की वो कुछ भी कॉपी नहीं है, कहीं किसी टीचर का मैंने कॉपी नहीं किया है, किसी बुक से डायरेक्ट कुछ कॉपी नहीं है, उसमें मैंने मेहनत किया। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनें इंपॉर्टेंट होती है,
ठीक है, जब मेरे पास खाली समय था तो मैंने एक चैप्टर पे 6-6 महीना मेहनत किया और पीपीटी बनाई। इसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की पीपीटी नहीं, सबसे ज्यादा टाइम तो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पीपीटी पे दिया था, बहुत टाइम लगाया था। सोचने में लगता था कि यार ये रखूं या हटा दूं, इसको पहले रखूं बाद में रखूं। 3-4 जगह से पढ़ा, समझा, किताबें पढ़ी, फॉरेन की बुकें पढ़ी, फिर बनाया। तो अपने नोट्स पे मैं बहुत मेहनत किया हूं, इसीलिए मैं आपको कहता हूं मेरा क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जहां भी पढ़ाता हूं, मैं जेई में पढ़ाता हूं, यही क्लास नोट्स यूज करता हूं। हाँ, क्वेश्चन बदल जाते हैं, लेवल बदल जाता है, लेकिन बेसिक यही रहता है, सेम रहता है। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, जैसे बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पर नेगेटिव आएगा, जिसका कम होगा उस पर पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है, बी ने ए से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया। अब तो हम लोग समझे, हम लोग क्या समझ रहे थे कि जिस पे प्लस है उसका मतलब क्या है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया या इससे कोई लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया तो किसी पे माइनस है, मतलब क्या है, किसी पे 2 माइनस है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया या लेने की कोशिश कर रहा है। भाई कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो लेने की कोशिश करेगा, और आयनिक बनाएगा तो ले चुका है। जैसे Cl NaCl में Cl माइनस का क्या मतलब है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, बेसिक सिंपल सी बात है। तो अब हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डी ब्लॉक के जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं ना, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे आयरन है तो आयरन 2 भी शो करेगा, 3 भी करेगा। मैग्नीज 2 भी करेगा, 7 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 5 भी करेगा, 6 भी करेगा, 7 तक करेगा, 2 से लेकर। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। जैसे आपका टाइटेनियम 4 करेगा, ठीक है, वेनेडियम आपका 2 करेगा, 4, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 तक करेगा। तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये बीकेटी स्टार है, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। तो जब भी आपसे ऐसा कोई सवाल पूछा जाए, जैसे डी ब्लॉक के बारे में पूछा जाएगा कि ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। ए ब्लॉक में एक्टिनोइड पढ़ेंगे तो पूछा जाएगा कि एक्टिनोइड्स के इतने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होते हैं। जब जब ऐसा बात आएगा, एक बात याद रखिएगा, छत पे कूदने वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। जैसे मान लीजिए आपके छत के बगल में किसी का छत है, आप दोनों के छत समझते हैं ना, रूफ, अंग्रेजी वाले बच्चे होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अगर दोनों के हाइट में डिफरेंस नहीं है तो इस पे से कोई कूद के उसके छत पे जा सकता है और उसके छत पर से कूद के वापस भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों के छत के हाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो ये कूद के इस पे नहीं जा सकता, जाएगा तो टंगड़िए टूट जाएगा, चला तो जाएगा लेकिन वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है, मतलब समझिए। तो यहां पर क्या है, दोनों के हाइट में डिफरेंस कम है। तो वही चीज हम लोग यहां केमिस्ट्री में लगाते हैं कि अगर 2 ऑर्बिटल या दो ऑर्बिटल्स के बीच का, दो यहां पर एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इससे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इसका भी कर सकता है। आपने ये भी देखा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया था, इसका इसमें चला गया था। तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो होगा, जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा, ठीक है। ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3d and 4s, डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। डायरेक्ट याद रखिएगा कि ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि लेस एनर्जी डिफरेंस होता है। छोटी सी कहानी बताता हूं आपको, थोड़ा सा मजा भी आएगा, ठीक है। वैसे भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, थोड़ा सा कंटिन्यूटी बना रहेगा, आप कहीं जाएंगे नहीं। जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है, तो मैं थोड़ा सा पुअर फैमिली से था, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से था। तो एक बहुत मतलब एक बहुत अजीब बात आपको लगेगा, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से था, तो हम लोग क्या करते थे, रात को, हमारे गांव में बिजली भी नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, रात को सीडी देखने जाते। सीडी समझते हैं, टीवी हमारे यहाँ भाड़े पर आता था, गांव में किसी एक जगह सीडी प्लेयर आता था और उसमें मिथुन चक्रवर्ती का मूवी चलता था, जिसमें वो साइकिल के पीछे छुप के गोली मारता था, ठीक है। तो ये मूवी देखने हम लोग जाते थे। तो ठंड के समय में मूवी देखने जाते थे चद्दर ओढ़ के, चद्दर समझते हैं, चद्दर ऐसे ओढ़ के जाते थे। तो होता क्या था कि मूवी देखने तो चले गए, निकल गए, जब गेट खुला है तो निकल गए, ठीक है। हमारा जो घर का बनावट कैसा था कि हम लोगों का ऐसा कुछ घर था कि ऐसा बड़ा सा
घर है, ठीक है, मिट्टी का घर, मतलब ईंटे का बना हुआ लेकिन मिट्टी से जोड़ा हुआ, और ऊपर से खपरैल, ऐसा सिस्टम। और इस कोने पे मेरा घर है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए मेरे चाचा का बेटा का घर है, ठीक है, यहां पर एक घर 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 है, यहां पे एक घर है, और बीच में आंगन है। और इतने इस जगह में मतलब बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे, मतलब मुझे लगता है कि अगर बच्चे, एक बार मैं काउंट किया था तो जैसे मेरे घर में ही, एक घर में इसमें 4 लोग, हम लोग मतलब मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, कितने लोग हो गए, 4 लोग हम रहते थे। इस वाले घर में 4-5 लोग, 5-6 लोग रहते थे, इसमें 4-5 लोग रहते थे, इसमें 4-5 लोग रहते थे, इसमें 6-7 लोग मान लीजिए रहते थे, इसमें 4-5 लोग रहते थे, इसमें 6-4-5 लोग रहते थे, इसमें 6-7 लोग रहते थे, इसमें 4-5 लोग रहते थे। तो कितने घर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब में 5-5 भी हो तो 50-60 लोग रहते थे इसी एरिया में, समझिए। तो यहां पर एक गेट था, मान लीजिए यहां पर एक गेट था, तो ये गेट बंद, हम यहां से निकल के चले गए सीढ़ी देखने। अब रात को आएंगे तो अगर दरवाजा पीटेंगे तो पापा जान जाएंगे कि ये गया हुआ है, क्योंकि पापा लोग जनरली बाहर सोते थे ना, ठीक है, लेकिन पीटेंगे आवाज जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कौन पीट रहा है, ठीक है। तो मम्मी मम्मी चिल्लाएंगे तब भी दिक्कत है। तो अब क्या था कि जो मेरा वाला छत था, ये इधर वाला, ये सब खपरेल का था, इधर खपरेल का था, ये भी खपरेल का, इधर कुछ लोगों का छत वाला घर था, ये वाला, ठीक है, बाद में बना था इधर, तो छत वाला था, ठीक है। तो ये छत वाला घर था। अब क्या था, इसी से जुड़ा हुआ इधर में खपरेल का, प्रॉपर खपरेल का वो था, उसको हम लोग ओसारा बोलते हैं, यहां पर गाय भैंस बांधी जाती थी, तो ये पार्ट खुला रहता था। तो हम लोग, और इधर में इधर भी था और इधर भी था, इधर भी था, मतलब एग्जैक्टली नहीं बट ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर था। और इधर में दूसरे का घर था और उनकी यहाँ पे खिड़कियां थी। तो खिड़की पे पैर रख के हम लोग क्या करते थे, खिड़की के पैर रख के अपने इस वाले पे चढ़ जाते थे। जैसे ऐसा था, ये हमारा वो है छत वाला पार्ट है मान लीजिए, तो ये जो पार्ट है जो बना हुआ है ये थोड़ा नीचे रहता था, तो इससे इस पे चढ़े अब फिर इस छत पे चढ़े अब फिर सीढ़ी से आंगन में उतर जाए। तो ऐसा काम करते थे हम लोग, ऐसा कांड करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि जब खिड़की से चढ़ रहे थे, खिड़की से इस पे चढ़ रहे थे, तो इसमें बहुत सारा टूटा हुआ था, ये खपरेल का, खपरेल भी नहीं था, इधर में घास फूस का वो बना हुआ था स्ट्रक्चर और उस पे खपरेल लगा हुआ था, इसमें बहुत सारा पार्ट टूटा हुआ था। अब ये धंस गया, गिर गया, अब मेरा पैर नीचे गिर गया, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, मैं कैसे बताऊं आपको। अब भाई मैं निकल ही नहीं पा रहा था, और अगर मैं छिला भी गया, मैं अगर रोऊं चिल्लाऊं तो पकड़ा जाऊंगा, किसी तरह से ऐसे सूत के निकल के। और मैं कहता, इतना स्ट्रगल करके हम लोग फिल्म देखने जाते थे। पढ़ाई लिखाई, ये क्या होता था, पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मतलब नहीं था, वो तो बाद में जुनून जग गया। तो इस तरह से मतलब हम फिल्म देखने जाते थे, टीवी देखने जाते थे, गांव में किसी एक जगह चलता था, चाहे क्रिकेट मैच ही हो गया, मैच का मैं बहुत दीवाना था, रात का मैच है इंडिया पाकिस्तान का, देखने जाना है, गांव में कहीं एक जगह चल रहा है टीवी पे, ठीक है, एंटीना लगा के देखने जाना है, तो यही तरीका हम लगाते थे, चद्दर ओढ़ के जाते थे। हमारे हमारे घर में एक और लड़का था, हम दोनों का ग्रुप था, हम लोग जाते थे ऐसे, किसी को पता नहीं चलता था, मम्मी को पता रहता था, ठीक है, मम्मी को पता रहता था, मम्मी मम्मी ये सब में काफी सपोर्ट करती है, कोऑपरेटिव होती है, बच्चे का मन का बात रखती है, समझती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मूवी देखने जाते थे, ये भी हमारा एक स्ट्रगल का पार्ट है। आज तो देखिए ये पीछे इतना बड़ा टीवी है, इस पे भी मूवी देख सकते हैं, आगे टीवी लगा, हॉल में टीवी लगा है। तो जीवन बदलता है, समय बदलता है, आज आज टीवी है लेकिन समय नहीं है टीवी फिल्म देखने के लिए, मूवी देखने के लिए। और उस समय था कि हमारे पास कितना स्ट्रगल से हम एक मूवी देखने जाते थे। चलिए समय समय की बात है, स्ट्रगल करते हैं। आज भी मैं गया था, अपने गांव से आया, मैं आज ही आया, तो आज गया था, मैं उस घर को देख रहा था, अपनी वाइफ को दिखा रहा था कि देखो ये वाला घर अभी भी टूटा नहीं है, जो मैंने अभी नया घर बनाया गांव में वो थोड़ा सा बाहर निकल के बनाया है, इस यहाँ से दूर बनाया है, थोड़ा सा एकदम खुले एरिया में बनाया है। तो ये वाला घर मैं दिखा रहा था अपनी वाइफ को कि यही वो घर है, ठीक है, जहां पर यहाँ पर हम लोग रहते थे, इसमें पानी चूता था, ठीक है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसमें चापाकल है, यहीं पर सब लोग का एक ही साथ बर्तन धुलता था, ठीक है। और ये पूरा नाला था, इसी यहाँ पे मतलब नाला टाइप का बन गया था, बहुत गंदा भी रहता था, ठीक है। क्या करिएगा, मतलब था तो था, अब क्या कर सकते हैं यार, ऐसे ही जगह पे रहता था मैं। था बहुत बुरा स्थिति था, बहुत बुरा।
बहुत ज्यादा, मतलब इट्स टू मच। बारिश हो गया तब तो मत पूछो, मतलब इस घर में यहाँ पर घुसने के लिए सब जो इलाका था, इसमें गाय भैंस बांधा जाता था, इसमें पानी चू गया पूरा एकदम, जाने में बहुत दिक्कत होता था, बहुत ज्यादा। फिर घर के इतने सारे बच्चे हैं, इधर कोई मतलब सुसु कर दिया, कोई पॉटी कर दिया, अब है मतलब ऐसा ही था। कोई शौचालय नहीं, शौचालय के लिए लोटा लेके जाते थे हम लोग 2-2 3-3 किलोमीटर दूर, बहुत बुरा स्थिति था, बहुत ज्यादा। तो बच्चे तो नहीं जाएंगे ना, बच्चे तो कहीं भी कर देंगे, उनकी मम्मी भी बिजी है गाय भैंस को खिलाने पिलाने में, तो भी एक टाइम के बाद उसको साफ करेंगी। तो इट वॉज वेरी टफ, नॉट इजी, नॉट इजी। और इधर साइड में एक मेरा छोटा सा किराना दुकान था, इसमें मैं सामान बेचता था, 1 रुपए का नमक धनिया, और यहीं पे बैठ के पढ़ाई करता था। जब पढ़ाई का जुनून जगा तो यहीं पे बैठ के पढ़ाई करता था। आज भी ये सब कुछ है, ठीक है। आई वांट कि मैं इस सबको दिखाऊं, बट ये भी लगता है यार कि मैं ये सबको दिखाने जाऊंगा तो चलो बच्चे तो जानते देखना चाहते हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा, बट अगल बगल के लोग क्या सोचेंगे कि क्यों दिखा रहा है, वो चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो इस हेजिटेशन में आज तक मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, बट आई वांट टू रिकॉर्ड इट। जब तक ये बचा हुआ है तब तक मैं चाह रहा हूँ कि इसको रिकॉर्ड करूँ, आप लोग को दिखाऊं। आप लोग थोड़ा देखिए कि मैं इस जगह से उठ के इस लेवल तक आया हूँ, तो आप तो मेरे से बेटर जगह पे रह रहे होंगे, ठीक है, आप मेरे से बेटर सिचुएशन में होंगे। तो इफ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। द मेन इंस्पिरेशन, मेन पॉइंट बिफोर टेलिंग ऑल द स्टोरीज इज कि आपको मोटिवेशन मिले, आपको इंस्पिरेशन मिले कि अगर मैं कर सकता हूं, मेरे जैसा बच्चा कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। मतलब आपने बहुत सारे स्ट्रगल की स्टोरियां सुनी होगी, बहुत सारे टीचरों की, बहुत, ये नहीं सुना होगा, इतना बुरा नहीं सुना होगा। एक चीज तो मैं बता दूं, तो इतना पर्सनल बताना चाहिएगा, मैं इतना सब बता दिया, छोड़ो रहने दो। मतलब एक बार क्या हुआ था कि, नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, मतलब ठीक है छोड़ देते, मैं बोला ना, या बता दे, चलो बता देते हैं। समझ नहीं पा रहा हूं मैं, बट चलो आप लोगों के साथ एक बॉन्ड है, स्पेशल बॉन्ड है, बता देते हैं, बता देते हैं। वो स्माइल के पीछे का दर्द छुपा रहा हूं मैं। एक बार क्या हो रहा था कि जैसे यहाँ पर जो खाना बनता था ना, उसको लेकर आने का ये जो गेट था, शायद गेट इधर था, यहाँ कहीं था, यहाँ बीच में था, ओके। तो यहाँ से लेकर खाना ऐसे आ जाता था और यहाँ के खाया जाता था, मतलब यहाँ से खाना थाली में लेकर, तो मैं थाली में खाना लेकर ऐसे आ रहा था, और क्या होता था इधर जो छत था ना, उस पे छत पे बच्चे सोते थे। कोई बच्चा सुसु कर रहा था छत से, जैसे गांव में ऐसा नॉर्मल है, ठीक है, कि लोग ऐसे बच्चे मतलब उठे और सुसु कर रहे थे। उसका मतलब वो यूरिन मेरे थाली में गिर गया था, यहाँ पे जो खाना लेके आ रहा था मेरे थाली में गिर गया था। मैं दाल भात सब्जी ऐसे करके ला के आ रहा था, क्योंकि ये टूटा हुआ था ना। अगर ये खपरेल सही रहता तो वो इधर से जो सुसु करता इधर गिर जाता, नीचे गिर जाता। मतलब इट वाज, यू कैन रिलेट दिस लाइक अ स्लम, थोड़ा सा कर सकते हो ना। फिर मुझे बहुत बुरा लगा था, वो थाली भी फेंक दिया हमने, मतलब खाना भी फेंक दिया। फिर मैंने सोचा इधर ही खा लेंगे यार, इधर नहीं लाएंगे। तो लाइफ वॉज वेरी टफ, वेरी टफ, इट वॉज वेरी टफ, रियली टफ, यू कैन इमेजिन दिस। ये सब चीजें मैं नहीं बताता था, नहीं बताता था, लेकिन आजकल मैं बता रहा हूं ताकि आपको मोटिवेशन मिले। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर आपको लगे कि आप नहीं ये सुनना चाहते हैं तो इतने पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाएगा, बट आप सुनिएगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको वही कॉन्सेप्ट बता रहा था कि जिस तरह से हम लोग छत से इस छत से इस छत पे आ जाते थे, क्यों आ जाते हैं कि दोनों छत के हाइट में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो आपके एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यही जवाब देंगे कि ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4S, डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। मल्टीपल ऑक्सीडेशन शो करते हैं। अब कुछ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाता हूं, जैसे देखिए स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है, लेकिन जब आप बात करिएगा टाइटेनियम का तो ये 2, 3, 4 शो करता है।
वेनेडियम 2 3 4 5 शो करता है, क्रोमियम 2 3 4 5 6 शो करता है, मैग्नीज 2 3 4 5 6 7 शो करता है, आयरन 2 3 4 6 शो करता है, कोबाल्ट 2 3 4 शो करता है। मतलब सारे के सारे एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, सबके सब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। every element is showing more than one oxidation state, more than one oxidation state, every element is showing more than oxidation state except two। वो कौन है, आप स्क्रीन को पॉज कर देखिए, वो है स्कैंडियम एंड जिंक। ये मात्र एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। स्कैंडियम आप देखिए यहां +3 शो कर रहा है, ये +2 शो कर रहा है। तो हम लोग अगला लाइन वही लिखते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है कि ZnNSC डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये BKT स्टार है, खूब पूछा जाता है। ये दोनों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं। अब एक और चीज देखिएगा कि सभी में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कुछ दिखेगा कॉमन। देखिए ये 2, ये भी 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, सब 2 शो कर रहे हैं, सिर्फ एक नहीं कर रहा। वो कौन है, स्कैंडियम। तो ये आपसे पूछा जाता है, जो एक्सेप्शनल चीजें होती है वही पूछी जाती है। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज +2 एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम +2 शो करता, बाकी नहीं करते। और अगर आपसे पूछा जाए कि 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो देखिए सबसे ज्यादा कौन शो करता है, 7, दैट इज मैग्नीज। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय मैग्नीज इन 3D सीरीज +7। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दिस इज BBI, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और यू कैन राइट इज BKT स्टार, ठीक है। अब आइए, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने यहां पर देखिए कि कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट के मैंने हाथ पीले कर रखे हैं। तो हाथ पीले क्यों कर रखे हैं उसको समझाता हूं। हाथ पीला मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि जिन जिन के मैंने हाथ पीले कर रखे हैं, जिन जिन का मैंने येलो कलर से लिखा हुआ है, वो सब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। मतलब मैग्नीज शो करने के लिए 2 3 4 5 6 7 तक शो कर रहा है, लेकिन स्टेबल कौन कौन है, स्टेबल 2 है और 7 है। तो अब हमें ये जानना है कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पहचानेंगे कैसे। तो एक होगा कि अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब कि S और D के इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए, ना इलेक्ट्रॉन S में हो ना D में हो, ना इलेक्ट्रॉन S में हो ना D में हो, ठीक है। तो आप उससे बोलेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस की तरह हो जाएगा। फुल्ली फिल्ड हो जाए, D10 आ जाए, हाफ फिल्ड हो जाए, D5 आ जाए, और D3 हो जाए, तो इसे बोलते हैं T2G हाफ फिल्ड। सर ये क्या है, देखिए ये T2G मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब मैं अगला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा तो अभी भी बता दूंगा मैं आपको। डी में टोटल 5 ऑर्बिटल आपने देखे, 5 को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, 3 + 2, ठीक है। 3 इधर 2 इधर, 3 + 2 = 5। तो ये जो 3 + 2 = 5, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं शुरू वाले, इसको कहते हैं T2G और इन दोनों को कहते हैं EG। अब T2G में अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए, सब में 2 डालेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 3 को हाफ फील्ड बोलोगे ना, T2G का हाफ फील्ड। तो जिस तरह से D5 को आपने हाफ फील्ड बोला था, अगर D3 आए तो उसको कहोगे T2G हाफ फील्ड, और ये भी क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये 4 पॉइंट आपको चेक करना है जब भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो। तो चलिए चेक करते हैं, और यही हमारा लास्ट पॉइंट भी होगा आज की क्लास का। अब एक और चीज देखना है कि यहां पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, ये मैग्नीज तक ग्रुप नंबर के बराबर हो। जिसका ग्रुप नंबर 3 है तो इसका भी 3 है, इसका 4 ग्रुप नंबर तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7। तो ये सिर्फ मैग्नीज तक होगा। या यूं कह लीजिए कि S + D के इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5, S का 2 D का 5 7, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जोड़ना है, ठीक है। और अब से अब कोई पूछे तो बताना कि हम आए हैं किस में, परिश्रम रिलोडेड में। तो अगर कोई पूछे कि स्कैंडियम का +3 स्टेबल क्यों है, या स्कैंडियम सिर्फ +3 क्यों शो करता है, स्कैंडियम +2 क्यों नहीं शो करता, तो उसका जवाब यही होगा कि ये +3 में जाके 4s0 3d0 हो जाता है, इनॉट गैस हो जाता है, हाईली स्टेबल। तो ये जो भी आपके ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहे हैं, ये सब इनॉट वाले हैं। ये आप +4 करिएगा, ये भी यही हो जाएगा 4s0 3d0, ये भी यही हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा।
समस्या कहां आएगी? जब आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि ये +2 में क्यों स्टेबल है, या अगर Mn+2 करिएगा तो ये 4s0 3d5 होगा, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, इसलिए स्टेबल है। आपसे पूछा जाएगा क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन है, तो 3 भी है और 6 भी है, 3 भी है और 6 भी है। तो 3 क्यों है? क्योंकि जब Cr+3 में जाएगा तो ये 4s0 3d3 आएगा, और आपको मैंने बताया यहां पे कि 3d3 इज स्टेबल बिकॉज ऑफ T2G हाफ फिल्ड। ये BKT स्टार है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, T2G हाफ फिल्ड, इसीलिए 3 भी स्टेबल है, 6 भी स्टेबल है। आयरन के 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 और 3, बट दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? +2 में होता है 4s0 3d6 और यहां होता है 4s0 3d5। 3d5 वाला हाफ फिल्ड है, इसीलिए +3 इज मोर स्टेबल देन +2। अब कॉपर एकमात्र ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर एकमात्र वैसा एलिमेंट है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी कोई नहीं करता है, क्योंकि कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4s0 3d10 हो जाता है, फुल्ली फिल्ड हो जाता है, इसीलिए +1 शो करता है। आई बात समझ में? तो ये सारे क्वेश्चन आपके खूब पूछे जाते हैं। अब एक और बात देखिए, कॉपर का +2 ज्यादा स्टेबल है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ये अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब जिंक का +2 क्यों स्टेबल है? क्योंकि 4s0 3d10 हो जाता है, फुलफिल्ड हो गया, ठीक है, इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया, ये आपको बता दिया, ये आपको बता दिया, ये आपको बता दिया, आपका काम हो गया। अब एक और चीज है, हालांकि ये नहीं आता है बट मैं आपको बता देता हूं, कई बार आपको डीपीपी वगैरह में दिख जाएगा। अगर पूरे डी ब्लॉक में पूछा जाए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +8 सोन बाई RuNOS। लेस इंपॉर्टेंट चीज है, बस नोट कर लीजिएगा। अब एक और चीज जानना है जहां से क्वेश्चन आता है। अच्छा, बिजली कट गई, ओके कोई बात नहीं, हमारा टॉपिक भी खत्म होने वाला है। अगर ग्रुप 6 की बात करिएगा तो इसमें एलिमेंट होता है Cr, MO और W। अब हमने देखा कि ये Cr+3 भी शो करता है और +6 भी शो करता है, तो 3 और 6 में हाई कौन है? ये हाई है, इसको कहते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लो है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सभी ग्रुप के लिए लागू होगा जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो +3 वाले का शो करने का टेंडेंसी या स्टेबिलिटी नीचे जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, और +6 वाले का HOS का इंक्रीज करेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज करेगा। मतलब क्या हो कि Cr+3 इज मोर स्टेबल देन MO+3 देन W+3। बिजली आ गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब +6 की बात करेंगे तो +6 Cr+6 इज लेस स्टेबल देन MO+6 देन W+6। समझिए, मतलब नीचे जाने पर +6 का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। तो Cr+3 और 6 में कौन ज्यादा स्टेबल है? Cr+6 में सबसे कम स्टेबल है, 3 में सबसे ज्यादा है। मतलब क्या हुआ कि Cr+3 इज मोर स्टेबल देन Cr+6, ठीक है। तो अगर किसी कंपाउंड में Cr+6 में रहा तो तुरंत कहां जाना चाहेगा? Cr+3 में। एक बात याद रखिएगा कि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, ऑक्सीडेशन नंबर जब घटता है तो उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो यहां पर होगा रिडक्शन, क्या होगा? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसलिए Cr+6 में आपको जहां भी दिखेगा वो कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्रुप 6 में MO+6 एंड W+6 आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन Cr+6। से देख लिया आपने, MO+6 और W+6 आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन Cr+6 एंड Cr+6 in the form of dichromates, डाइक्रोमेट लाइक K2Cr2O7, यहां पर +6 में है, दिखाया था आपको निकाल के। In acidic medium is a strong oxidizing agent whereas MOA3 and WO3 are not। क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर भी देखिए +6 है, यहां पर भी +6 है बेटा, लेकिन बेटा ये भी +6 ये भी +6 है, दोनों +6 है, लेकिन W+6 में और MO+6 में स्टेबल है, ये 3 में ना जाएगा। लेकिन Cr नहीं है तो 3 में जाएगा, जाएगा तो अपना रिडक्शन करवाएगा, और अपना रिडक्शन करवाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो आपको यह चीज समझना है
K2Cr2O7 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ही क्यों है, ये उस समय पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे K2Cr2O7 का रिएक्शन और इसका प्रिपरेशन, तो उस समय पढ़ेंगे। बस आपको ये इतना ध्यान रखना है, ये चीज मैं फिर से रिपीट करूंगा जब आपको K2Cr2O7 पढ़ाऊंगा। अब इसके आगे का जो टॉपिक है ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे, एक ही दिन में आपको इतना लोड नहीं देंगे, पहला ही क्लास है। और अभी आपको मैं टिप्स दूंगा कि आज की क्लास का आपको क्या क्या करना है, और जो मैं होमवर्क दूंगा, डीपीपी आपको शायद देखते हैं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जो होमवर्क दूंगा ये जरूर करना है। आपको इन सभी का क्या क्या करना है जो मैं लिख रहा हूं, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। पहला होमवर्क ये रहा, ठीक है। तो पहला आपका है आयरन 3+, कई तो मैं निकलवा चुका हूं। दूसरा है स्कैंडियम +2, तीसरा है कोबाल्ट +2, चौथा है निकल +2, पांचवा है पांचवा कॉपर +2, सिक्स्थ है जिंक +2, सेवेंथ है 10 दूंगा टोटल Cr +2, 8 है टाइटेनियम +2, 9 है वेनेडियम +2, 10 है Cr+3। इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए और कमेंट करिएगा। और क्या करना है, और क्लास नोट्स को अच्छे से रिवीजन करना है 2-3 बार। नोट्स छोटा है, अच्छे से रिवीजन करिए, बस इतना कर लीजिएगा। अगर आपको डीपीपी मिलता है, ठीक, क्योंकि रात की बात है, अभी तो रात ही है, डीपीपी कल बनेगी, ठीक है। तो डीपीपी मिलता है तो डीपीपी भी आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। और सीबीएसई पीवाईक्यू का क्या करूंगा मैं, सीबीएसई पीवाईक्यू की डीपीपी में अलग से बना के आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो भी आप बनाइएगा। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी, होमवर्क में भी लेके आऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक क्विक रिवीजन जरूरी है ना, तो एक क्विक रिवीजन आपको करा देता हूं जाते जाते। तो देखिए यहां पर तो मैंने आपको क्या कराया, एलिमेंट याद करवाए, फिर उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, तो उसमें ध्यान रखिए 4:3D1 चलेगा स्कैंडियम के लिए। यहाँ 2 था तो 2 हो जाएगा, 3 था 3 हो जाएगा, क्रोमियम एक्सेप्शन रहेगा, 4 है बट यहाँ 5 होगा, ठीक है। फिर मैग्नीज में सेम चलेगा, 5 है तो यहाँ 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8। फिर कॉपर में आपका एक्सेप्शन आ जाएगा, यहाँ पे 4s1 3D10 हो जाएगा, ठीक है, और जिंक का 3D10 हो जाएगा। फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लास्ट सेल से निकलेगा, आयरन +2 का बताना था, तो इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, 3D से नहीं निकलेगा। फिर मैंने आपको कोबाल्ट +3 का बताया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन आपको किससे निकलेगा, 2 यहां से निकलेगा, 1 यहां से निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहां पे बता दिया। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग यहां से शुरू किए, तो हमने कहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, लेकिन किसको कहेंगे, जिसमें आपका D10 पाया जाएगा उसको नहीं कहेंगे, जो कंप्लीटली फील्ड होगा नहीं कहेंगे। तो ZnCd Hg आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें D10 पाया जाता है। +2 में जाने पर भी D10 पाया जाता है, लेकिन कॉपर AgAu को क्वाइनेज मेटल कहते हैं, इनसे क्वाइन बनता है, चांदी का सिक्का बनता है। चांदी का सिक्का मुझे मिला था जब मैंने जे एडवांस क्वालिफाई किया था। यस, आई एम जे एडवांस क्वालिफाइड, ठीक है, आई एम नॉट फ्लेक्सिंग इट, बस बता रहा हूं, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो कॉपर में आपको 3D10 मिला, लेकिन कॉपर +2 में जाने पर 3D9 हो गया, इसीलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। फिर एटॉमिक साइज बताया, इसमें आपको ये बताया कि मैग्नीज तक ये डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर इंक्रीज कर जाएगा। फिर आपको लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन बताया कि यहाँ लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, सेकेंड और थर्ड सीरीज का रेडियस बराबर होता है, और साथ ही साथ इनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होता है। एक और चीज इसमें आप देख लीजिए कि जेडर का रेडियस HF के बराबर तो होगा ही होगा, लेकिन अगर इस पे +4 चार्ज आ जाए तब भी बराबर होगा। मतलब चार्ज अगर दोनों पे सेम रहे तो न्यूट्रल का बराबर है, तो चार्ज वाले का भी बराबर होगा, ये समझना है, ठीक है। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, कॉपर तक इंक्रीज करेगा, ग्रुप में भी इंक्रीज करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये ZnCd सॉफ्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, BKT स्टार याद रखिएगा। फिर हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के आपको दिखाया। फिर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मैग्नीज का कम क्यों है, क्योंकि हाफ फील्ड है। जिंक का कम क्यों है, क्योंकि 3D10 है, फुल फील्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह से आपका एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। जिंक का सबसे लोएस्ट क्यों है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रिक आपको दे दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताया कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस, लेस एनर्जी डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, ZnSe आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक का आपका 2 है एक्सेप्ट स्कैंडियम, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है, Ru और OS शो करते हैं। फिर आपको टिप्स दिया कि ग्रुप जो आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा, 2 का 2 होगा, ऑक्सीजन का -2 लेके चलेंगे, इन सब का -1 लेके चलेंगे। फिर कुछ निकलवाया, जिसका निकालना होगा x मान लेंगे, इसका 1 आ गया, इसका x मान लिया, -2 से गुना कर दिया, टोटल 7 आ गया। इस तरह से हमने यहाँ पे निकाला। फिर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट का, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे पहचानेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगर दोनों 0-0 आ जाए तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। फिर तो 0-0 क्या मतलब कि आर्गन ही तो हो गया ना, तो आर्गन बन गया, इनॉट बन गया तो स्टेबल हो गया। 3d10 आ गया, 4a0 3d10 आ जाए, 4a0 3d10 आएगा तो फुल फील्ड आप बोलोगे, फिर 4a0 3d5 आएगा तो हाफ फील्ड बोलोगे, 3d3 को आप T2G हाफ फील्ड बोलोगे। याद कर लो कि 3d3 को T2G हाफ फील्ड बोलोगे, स्टेबल होता है। आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा अगले चैप्टर में, अगर नहीं भी हुआ तो। फिर आपको यहां बताया कि मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज इक्वल टू S और D के इलेक्ट्रॉन अप टू मैग्नीज या इक्वल टू ग्रुप नंबर। ठीक है, तो 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा करता है, मैग्नीज करता है, दैट इज 7। अब आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 और 3, दोनों में जो कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये हाफ फील्ड होता है, 3d5 होता है, यहाँ 3d6 होता है। कॉपर +1 क्यों शो करता है, क्योंकि ये फुल फील्ड होता है, 3d10 होता है। Cr+3 क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि 3d3 आ गया, T2G हाफ फील्ड हो गया। ठीक है, फिर आगे हमने देखा ये वाला एग्जांपल देखा कि CrMOW में यहां पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा Cr का, आपने देखिए यहां पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 भी है और 6 भी है, तो 6 का स्टेबिलिटी नीचे यहां पर इंक्रीज करता है, 3 का डिक्रीज करता है। ठीक है, तो उसको यहां पर दिखाया कि अगर Cr+6 में रहेगा तो 3 में चला जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बस फिर आपको होमवर्क दे दिया और यहीं पे आज का पहला लेक्चर खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया है तो आप जरूर एक ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए, बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा, क्योंकि आप जो फीडबैक देते हैं, आप जो कमेंट करते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन की बदौलत इतने रात रात तक जग जग के हम आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। हम कुछ नहीं देखते हैं कि हमारा पैर दर्द कर रहा है, कि हमारा सर दर्द कर रहा है, कि हाथ दर्द कर रहा है, हम नहीं देखते हैं। हमें सिर्फ आपका प्यार दिखता है, आपका करियर दिखता है, आपका फ्यूचर दिखता है। ठीक है, इतने रात को मेरी बेटी नहीं सोती है मेरे बिना। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है उसको सुलाना। ठीक है, बगल में रात को उठ के भी कहती है पापा पापा, चेक करते रहती है, ऐसे हाथ मार देगी, मुंह पे देख लेगी कि हाँ पापा है, तो तभी सोती है। तो अभी उसको भी बहुत मुश्किल से सुलाया गया है। ठीक है, तो देयर सो मच ऑफ सेक्रीफाइस, सो मच ऑफ हार्ड वर्क इज गोइंग इनटू इट फॉर योर करियर, योर फ्यूचर। तो अगर इसके बाद भी आप नहीं पढ़ रहे तो सोचिए आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे कि आप ये गुनाह नहीं करेंगे। ठीक है, आप पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप लेक्चर अच्छे से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, बार बार पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लाके मुझे गिफ्ट देंगे। इस मेहनत का गिफ्ट क्या है, आपका अच्छा नंबर। आपका अच्छा नंबर आएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों से कि आप लोग मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएंगे कि आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। तो इसी के साथ आज के लेक्चर से मैं आपसे अलविदा लेता हूं। ठीक है, आपको गुड बाय बोलता हूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।